स्वागत है आपका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और एक्शन के लिए हो जाइए तैयार। बाजार में जहां से सुबह से थोड़ा मिला जुला कारोबार आपको होते हुए दिख रहा है, आईटी सेक्टर में लगातार दूसरे दिन तेजी है, बट बैंक्स में उतार चढ़ाव के बीच इस समय आपको हल्की नरमी आती हुई दिख रही है। तो बड़ा सवाल यही है कि इस हल्की नरमी में आपको क्या करना है, कैसे बनानी है अपनी पोजीशन और किस तरह से करनी है तैयारी। थोड़ा मिला जुला एक्शन जरूर है, ग्लोबल मार्केट्स भी आपको ठीक ठाक ही कारोबार दिखा रहे। कुछ ऐसा बड़ा एक्शन इंडेक्स लेवल पर नहीं है, बट हाँ स्टॉक्स और खबरों के दम पर बड़ी मूव्स आती हुई दिख रही हैं। तो आइए वहीं पर करते हैं फोकस और पहले तो बात करते हैं अनिल जी से और जानते हैं कि किस तरह का प्लान बन रहा है आखिरी 1.5 घंटे के लिए और बड़ी बातें क्या है सर इस समय की। दीप, पहले बड़ी बातें जी चलिए। बड़ी बात है पहले ये कि निफ्टी मजबूती के साथ दिन की ऊंचाइयों के करीब 85 अंक मजबूत काम करता हुआ दिख रहा है। तेजी का लगातार दूसरा दिन है। शुक्रवार के बाद बैंक निफ्टी जरूर थोड़ा ठंडा है, 150 अंक नीचे, लेकिन सेंसेक्स में उतनी ही तेजी है, 150 पौने 200 अंकों की। मजबूती कहाँ से आ रही है, कमजोरी कहाँ है वो भी बता दूं। प्राइवेट बैंक थोड़े कमजोर है, इसीलिए बैंक निफ्टी पर है दबाव। लेकिन प्राइवेट बैंक्स के अलावा एनबीएफसी ये थोड़े से कमज़ोर हैं और बाकी सेक्टर्स में मेटल, आईटी, ऑयल गैस, फार्मा ये सब के सब मजबूत है, 1 से 3% की मजबूती। लेकिन आज जो इंडेक्स पे मजबूती देने का काम कर रहा है वो ज़्यादा आईटी शेयरों से आता हुआ दिख रहा है। आईटी शेयर दमदार तेजी में आज आपको काम करते हुए दिखेंगे। मिड और स्मॉल कैप शेयर ये तो लेने ही लेने हैं, ये तो लेने, इनका तो ड्रीम रन चल रहा है। आज भी देखिए आधा % के आसपास की तेजी इन दोनों इंडेक्स में है। यूरोप के फ्यूचर्स और यूरोप के बाजार सपाट है, मिला जुला कारोबार है, टाइम पास टाइप काम वहाँ पर चल रहा है और डाउ फ्यूचर्स एक्शन में है, रिकवरी दिखाते हुए। जो 60-70 पॉइंट नीचे थे अब रिकवर होकर एकदम फ्लैट होते हुए दिख रहे हैं। नेस्डेक फ्यूचर्स, डाउ फ्यूचर्स में अच्छी रिकवरी निचले स्तरों से आपके लिए आती हुई जबरदस्त मूव आ रही है और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अनिल जी काफी होते हुए दिख रहा है। वही बात है, इंडेक्स पर तो आज थोड़ी नरमी है। बैंक्स और एनबीएफसीज का कुछ ज्यादा बड़ा योगदान नहीं आ रहा है, बट आईटी लगातार दूसरे दिन लीडरशिप दिखा रहा है। ये सरप्राइज एलिमेंट कहां से आ गया? बिल्कुल दीप, आईटी लीडरशिप देखो कहीं कहीं से तो आएगी लीडरशिप, और चाहे कभी आईटी दे कभी कोई और दे, लेकिन आज की तेजी की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। यस सर। इंपॉर्टेंस इस हिसाब से ज़्यादा नहीं कि आज बाजार मजबूत है, हम बढ़िया तेज कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये तो सब ठीक है, लाइफ में चलता रहता है। लेकिन अगर आपको फ्लैशबैक में याद हो 8 नवंबर 2016 को जो नोटबंदी हुई थी, उसके बाद 9 तारीख को हम खुले थे तो बड़े पैनिक के साथ बाजार खुले और उसके बाद रिकवरी होती थी। लेकिन आज बाजारों का रिएक्शन बहुत ही मैच्योर है। बाजार को ये समझ में आया है और सुबह से हम यही बात कर रहे थे कि डरने घबराने की जरूरत है नहीं 2000 के नोट के चक्कर में। ये इनफैक्ट पॉजिटिव है बाजार के लिए। पैसा सिस्टम में आएगा, कंजम्पशन बढ़ेगा, ऑनलाइन पेमेंट्स होंगे, टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, प्रोमोटर्स अगर जो थोड़े बहुत कोई पैसा निकालने की कोशिश सिस्टम में से करते हैं, बिजनेसेस में करते हैं, उनके लिए मुश्किल होगा। सो अल्टीमेटली रिपोर्टेड प्रॉफिट और रिपोर्टेड टैक्स इन दोनों में बढ़ोतरी आपको आएगी। वही बाजार डिस्काउंट करके चल रहे हैं। हल्की फुल्की बैंक्स में दबाव है तो वो बैंक्स में दबाव इस वजह से नहीं कि कोई इसका कोई बैंक्स में नेगेटिव है। अगर दबाव है तो आप आज 2 तरीके से देखिए दीप, सरकारी बैंक ठीक ठाक है, बुरे नहीं है, प्राइवेट बैंक्स थोड़े से कमजोर। तो ये साफ है कि आमतौर पर इस तरह के पैसे जब भी बैंक में डिपॉजिट होता है तो सरकारी बैंकों के पास ज़्यादा आते हैं। इसलिए प्राइवेट बैंक्स हल्के फुल्के थोड़े से, कि प्राइवेट बैंक्स और सरकारी बैंकों के बीच में कासा देखेंगे तो सरकारी बैंकों के लिए हल्की सी फेवरेबल चीज़ मान सकते हैं। तो यही एक वजह। और दूसरी बात यह है कि लाइफ टाइम हाई के आसपास बैंक निफ्टी बार 3 बार 4 बार वहीं जाकर रुका है। तो फिर आपको इंडेक्स बढ़ाने के लिए है ना मेटल, है ना आईटी, जरूर थोड़ी कि रोज बैंक ही बढ़ाए। करेक्ट, मतलब इंडेक्स से है ना। सो इसलिए भी बैंक निफ्टी आज थोड़ा ठंडा है। सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बैंक निफ्टी पे भी मेरी नजर है दीप, अगर अच्छे लेवल पे मिल जाए तो एंट्री करने का मौका 43,675 के आसपास मैं देख रहा हूँ। 675-700 पहला एंट्री पॉइंट वहाँ बनेगा, अगर आ जाता है तो वहाँ खरीदना चाहिए। ये भी अच्छा सपोर्ट है 43,800। लेकिन देखते हैं, अब सपोर्ट जोन में बैंक निफ्टी एंटर हो रहा है। लेकिन निफ्टी का अगर आप देखें तो ऊपर में अब बचे हुए समय में आज का हाई जो है दीप 18,325 के आसपास का, और एग्जैक्टली आज अपनी यही बात हुई 325 के ऊपर फ्रेश और बड़ी खरीदारी हुई। इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे आपका स्टॉप लॉस भी 18,325 है। हाई गिन लीजिए 18,325.80 एग्जैक्ट वही है। और 18,175 18,225 आपकी सपोर्ट ने, 18,178 का एकदम लो है। सो मार्केट एकदम लेवल को रेस्पेक्ट कर रहा है, परफेक्ट उसी लेवल से घूम रहा है। बचे हुए समय के लिए आपको एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है, नीचे में 18,265 और 18,215 दो सपोर्ट लेवल है। इनमें से जहां भी मौका देखकर आपको लेना है। या 18,325 के पहले आप 3 बजे के पहले निकल कर टिक गए तो भी खरीदारी कर लेनी है। तब आप 18,400 तक के जाने की तैयारी आज और कल में करेंगे। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 43,700 के आसपास का 684 का लो बनाया, 675 की हम बात कर रहे हैं। वापस अगर आज के लोज के आसपास पहुंचे वहाँ खरीदना चाहिए, डेफिनेटली लेना चाहिए। और ऊपर में 43,975 44,000 के आसपास की रेंज है जहाँ पर आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करनी है। सिंपल।
गॉट इट सर, ठीक है। चलिए, ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन आज के ट्रेड का। और ऑफ कोर्स अनिल जी थोड़ी देर में अपनी स्ट्रैटेजी भी देने वाले हैं और पूरा आपको बाजार का डेटा भी समझाएंगे। तब तक हमारी टीम है तैयार बताने के लिए आने वाले दिनों के कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स एंड आज ऑफ कोर्स जो नतीजे और खबरें ऑलरेडी आ चुकी हैं। कुशल अरमान दोनों से करते हैं बातचीत। कुशल, गुड आफ्टरनून, बताएं ट्रिगर्स कौन से इंपॉर्टेंट? गुड आफ्टरनून दीपा। ट्रिगर्स के लिए आज से अभी बीपीसीएल के नंबर्स आएंगे, पोस्ट मार्केट एक्सपेक्टेड है। साथ ही आपको ध्यान रखना है फिनो स्पेसेस, श्री सीमेंट, आदित्य बिरला फैशन रिटेल और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस है, इसके भी नंबर्स आएंगे। थंगमिल ज्वेलर्स यहाँ पर फोकस रखिए, नतीजों के साथ साथ डिविडेंड और बोनस इश्यू पर विचार किया जाएगा। आई थिंक इसके नंबर्स भी अब आ चुके हैं। साथ ही आपको गो फर्स्ट यहाँ पर ध्यान रखना है, इसकी मीटिंग भी शुरू हो चुकी है जिसमें एनसीएलटी जो है अब फाइनल ऑर्डर पास करते हुए दिखेंगे। साथ ही वेदांता यहाँ पर बोर्ड बैठक में साल के पहले अंतरिम डिविडेंड पर विचार किया जाएगा। वेल्सपन इंडिया, इसका बाईबैक भी बंद हो जाएगा आज के दिन में। कल के दिन में एफिनो स्पेस से अशोक लेलैंड, बायोकॉन, एनएमडीसी और डिक्सन टेक, ये 4 कंपनियां अपने नंबर्स डिक्लेयर करेंगी। साथ ही बजाज इलेक्ट्रिकल्स यहां पर नतीजों के साथ साथ जो है प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए पूंजी जुटाने पर बोर्ड बैठक होगी। जयश्री टी एंड इंडस्ट्रीज बोर्ड बैठक में नतीजे तो रहेंगे ही फोकस में, साथ ही जो इनकी कल्याण स्टेट रिलेटेड डिमर्जर है उस पर भी विचार किया जाएगा। इंपॉर्टेंट एक और अपडेट है, जैसे कि अनाउंस किया गया है 23 मई से यानी कि कल से 30 सितंबर 2000 के जो नोट हैं वो बदली किए जा सकते हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र यहाँ पर फाइनल डिविडेंड जो इन्होंने दिया था उसकी एक्स डेट है और 24 मई निफ्टी से हिंडाल्को, साथ ही एफिनो स्पेस से कमेंस, नाल्को और इंडिया सीमेंट्स भी अपने नंबर्स डिक्लेयर करने वाली हैं। जेबी केमिकल्स नतीजों के साथ साथ डिविडेंड और साथ ही स्टॉक स्प्लिट को लेकर विचार किया जाएगा। आंध्रा सीमेंट ट्रेड टू ट्रेड सेगमेंट से रोलिंग सेगमेंट में आ जाएगा और साथ ही यूएस की जो फेड की मीटिंग हुई थी उसके मिनट्स भी जारी होंगे और अप्रैल महीने का यूके का सीपीआई और पीपीआई, ये दोनों आंकड़े भी आपके सामने आएंगे। तो ग्लोबल और साथ ही लोकल ट्रिगर्स काफ़ी सारे रहने वाले अगले 3 दिनों के लिए। बिल्कुल, तो ट्रिगर्स तो भरपूर है और नतीजों का भी पूरा एक्शन है। आइए आज के नतीजे और खबरें जाने अरमान के साथ। गुड आफ्टरनून अरमान, बताइए जी। कुछ नतीजों में सबसे पहले रैमको इंडस्ट्रीज यहाँ पर मुनाफा देखें, मुनाफा लगभग 26% बढ़कर आता हुआ दिखा है। आय में आपको कटौती दिखेगी, लगभग 11% के आसपास की जो है कटौती है और मार्जिन जो है वो थोड़े बढ़कर आए हैं, 9.1% से बढ़कर लगभग 9.6% पर आते हुए दिखे हैं। थंगमाइल ज्वेलर, यहाँ ज्वेल की बात करें तो यहाँ पर मुनाफा 8 करोड़ से बढ़कर 31 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। आय में भी आपको लगभग 26% का उछाल दिखेगा और मार्जिन में भी अच्छा खासी बढ़ोतरी है, 3.4% से बढ़कर लगभग 7.3% के आसपास आते हुए दिखे हैं। सन फार्मा एडवांस रिसर्च, यहाँ पर आय तो हालांकि 92% बढ़ी है, पर अब कामकाजी घाटे की बात करें वो भी बढ़ा है, 67 करोड़ से बढ़कर लगभग 90 करोड़ के आसपास आता हुआ दिखा है। खबरों पे आ जाते हैं। खबरों पे ब्रोकिंग कंपनियों पर आपको ध्यान रखना है क्योंकि हमारी एक्सक्लूसिव खबर है जिसमें केवाईसी वैलिडेशन के लिए ब्रोकर्स को 3 महीने का और वक्त संभव है, जिसमें सेबी की तरफ से मियाद बढ़ाने पर आज जारी हो सकता है सर्कुलर। वेल्सपन कॉर्प, यहाँ पर इनकी सब्सिडरी को एक बड़ा 4000 करोड़ का जो ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है, सऊदी अरामको से एक कंपनी को ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। एचएल रोटर्स के हवाले से खबर आती हुई दिखी है। गरुड़ एरोस्पेस का नैनो एरोस्पेस के साथ करार किया है, वो दिखे। गरुड़ एरोस्पेस जो है वो एचएएल की सब्सिडरी है और करार जो किया है वो इसलिए ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो है करार किया है। शिल्पा मेडिकेयर, यहाँ पर यूएसएफडी के हैदराबाद यूनिट को वीएआई स्टेटस जो है वो मिला है। एलएनटी, यहाँ पर इनको 2500 से 5000 करोड़ तक की रेंज का एक ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है, जो पावर ट्रांसमिशन कारोबार है उसके लिए ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। बीएलएस इंटरनेशनल, स्पेन की सरकार के साथ जो वीजा करार है उसे रिन्यू किया है। और अंत में कई सारी ब्लॉक डील्स है जिसमें भारतीय एयरटेल लगभग 27 लाख, जोमेटो लगभग 40 लाख, सीमेंस 3 लाख और आईटीसी लगभग 17 लाख शेयरों के कई सौदे किए गए। ओके, तो ये है आपके लिए सारे के सारे खबरों वाले शेयर जहां पर है एक्शन भरपूर और इसी एक्शन को आगे बढ़ाने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स का पूरा दमदार पैनल है तैयार आपके लिए और बैक टू बैक बिगुल की फरमाइश एक के बाद एक बिल्कुल उसी क्रम में आएगा जिस क्रम में आप लोगों ने मुझे मैसेज किया है या आपने स्टूडियो से पीसीआर से इम्पार्शियल रिक्वेस्ट की है। और इसको सुनते ही धड़ाधड़ जो लोग ने अब तक नहीं भेजा वो भी एकदम लग गए हैं फटाफट मैसेज भेजने के जल्दी में, इसलिए जल्दी से बिगुल वागले साहब के लिए वागले का वंडर। पूरे वागले साहब आज पुराने 2000 लग रहे हैं वागले साहब। देखिए एकदम कलर भी आपने देखिए बिल्कुल वही वाला चुना है जो 30 सितंबर तक मान्य है। जितना पहनना है 30 सितंबर तक ये शर्ट पहनिए और बताइए सर आपकी पिक। अनिल जी गुड आफ्टरनून, दीपांशु गुड आफ्टरनून। अनिल जी शायद 2000 बैन हुए, मैं बैन नहीं हुआ हूँ। अरे सर आपके क्या कहते हैं, बिल्कुल सवाल ही नहीं, बताइए सर।
और अनिल जी मुझे पहले ये बताइए, ये बिल्कुल आपने सीनियरिटी के इससे बजाया है कि जिसका पहला मैसेज आया है उसके लिहाज से बजाया है? देखो जी, आपके शर्ट के कलर को देख के बजाया, कलर पसंद आया बस। जी सर। अनिल जी, मुझे आईटी स्पेस में रहना है। आईटी स्पेस में सेकंड रन आईटी में जो मोमेंटम मुझे अभी दिखाई दे रहा है वो अभी सेकंड रन आउट परफॉर्म करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। एलटीटीएस को बाय करके चले 393 का करंट भाव, यहाँ पे 10 रुपए की बाइंग रेंज होगी, 39 के नीचे का स्टॉप होगा 3895 का, सॉरी 3895। ऑडियो इशू आ रहा है, हम ऑडियो एक बार वागले साहब का चुस्त दुरुस्त करते हैं, तब तक मैं आपको बता दूं LTTS ये खरीदने की राय है 3935 इसके आसपास। स्टॉप लॉस और टारगेट थोड़ी देर में हम आपको वागले साहब से लेकर आपके सामने रख देंगे, नोट कर लीजिएगा। तब तक आइए एक बार जल्दी से नजर डाल लीजिए नीचे जो खबर आती है दिख रही है स्क्रीन पर आपके लिए। ब्रेकिंग न्यूज, NCLT ने NCLT का जो फैसला था गो फर्स्ट की इंसॉल्वेंसी के मामले में जो अर्जी थी उस पर उन्होंने फैसले हुक्म है NCLT को ऑर्डर को बरकरार रखा है। तो जो कुछ भी NCLT ने अपने ऑर्डर में कहा था कि मॉनिटरियम जो दिया था वो लागू रखा जाए और पावर सारे जो बोर्ड के ले लिए हैं वो सारे के सारे अभी भी आगे लागू रहेंगे, यानी कि गो फर्स्ट को किसी तरह से अलग से कोई राहत नहीं मिली है। आइए बिगुल का वक्त है, अब दूसरा बिगुल है हिमांशु जी के लिए। हिटमैन हिमांशु। जी हिमांशु जी बताएं सर। गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी। अनिल जी, वागले साहब ने LTTS यानी कि LT टेक्नोलॉजी सर्विसेज में बाय दिया और इसी से मिलता जुलता LNT माइंडट्री, उसमें भी जबरदस्त ब्रेकआउट है। LTIM जिसका टिकर है, वहां पर खरीदारी करके चलने की सलाह है। फ्यूचर्स में 4940 4950 के आसपास के करंट लेवल्स हैं। 4915 का स्टॉप लॉस लगाना है और मेरा ऐसा मानना है कि 5020 5050 ये दो टारगेट्स आज के ही सेशन में LTIM में देखने को मिल सकते हैं। यहां पर खरीदारी करके चलने की सलाह है। ओके आपको डर तो बहुत लगा होगा हिमांशु जी की, जैसे LNT बोले आपको लगा गया मेरा तो स्टॉक, वो तो माइंडट्री बोले तब जाके आपको थोड़ी शांति हुई होगी नहीं? अनिल जी बिल्कुल ऐसा ही लगा था, लेकिन दोनों का ही पैटर्न अच्छा था तो मुझे लग रहा था कि जो बचेगा फिर मैं वो कवर कर लूंगा। अच्छा ओके, अगर ये नहीं होता तो ये, अच्छा स्मार्ट, वेरी नाइस। ओके तो ये है आपके लिए LTIM खरीदारी करने की राय। आइए बिगुल सचिन जी के लिए BTS डबल टी वाला। सचिन जी। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु जी सर। जी स्टॉक वही है LNT टेक्नोलॉजी सर्विसेज। इनफैक्ट हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये रिकमेंडेशन दी है, थोड़ी देर पहले ये ब्रॉडकास्ट हुआ है। सो LNT में LNT टेक्नोलॉजी सर्विसेज में जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ है पिछले 2 हफ्ते के कंसोलिडेशन का ये ब्रेकआउट है एंड काफी अच्छे लॉन्ग एडिशंस अभी भी नजर आ रहे हैं। तो जिस तरीके से ये मोमेंटम जनरेट हुआ है मुझे लग रहा है लगभग 4120 तक ये एक्सटेंड होना चाहिए। सो खरीदारी करने की सलाह होगी LNT टेक्नोलॉजी सर्विसेज के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस अभी आपको यहाँ से लगभग अराउंड 3885 के आसपास लगाना है। इंट्राडे के लिहाज से मुझे लग रहा है 4000 के आसपास का स्विंग बनना चाहिए, बट पोजिशनली 4120 का टारगेट होगा। डिस्क्लोजर होगा कि हमने हमारे क्लाइंट्स को भी ये पर्टिकुलर मूव चेस करने की सलाह दी है 3900 के कॉल ऑप्शन द्वारा। एंड मुझे लग रहा है वहां पर भी एक काफी अच्छा मोमेंटम जनरेट होना चाहिए ड्यूरिंग द डे इटसेल्फ। सो वहाँ पे लेवल जो हमने रेकमेंड किए हैं लगभग अराउंड 58 के आसपास हमने इसे रेकमेंड किया था। ऑलरेडी 74 के आसपास ये ट्रेंड हो रहा है, बट टारगेट मुझे लग रहा है 135 140 के आसपास प्लेस्ड है जो इजीली अचीव हो जाना चाहिए। सो खरीदारी करनी है LNT टेक्नोलॉजी सर्विसेज के फ्यूचर्स में 4120 के पोजिशनल टारगेट के लिए। फिक्शन कॉल आ रहा है LNT टेक और मैच व्यू कर रहा है वागले साहब की तरफ से भी। वागले साहब ने अभी भी जो कॉल दी थी 4020 का टारगेट वागले साहब की तरफ से आ रहा है, 3890 का स्टॉप लॉस, सचिन जी की तरफ से 3885 का स्टॉप लॉस और 4120 का टारगेट। तो LNT टेक ये स्टॉक एक्शन है और LTI माइंडट्री तो ऑफकोर्स इसके बारे में हिमांशु जी भी बात कर ही रहे थे। आइए सुमित जी की तरफ चलते हैं और देखते हैं उनकी तरफ से क्या है रिकमेंडेशन। बिगुल सुमित का सुपर हिट। बताएं सर। गुड आफ्टरनून दीपांशु बाय का स्टॉक मेरे रडार पे है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 81 रुपीज 10 पैसा। स्टॉक का नाम है इरकॉन इंटरनेशनल। इरकॉन
इरकॉन के अंदर यहाँ पे बाय का मूव देखने को मिल रहा है। स्टॉक के अंदर यहाँ से एक तेजी देखने को मिलनी चाहिए। स्टॉक कल का हाई ब्रेक कर रहा है। इरकॉन वैसे भी तेजी के ट्रेंड के अंदर में है। तेजी के ट्रेंड के बाद उसने 5-7 दिनों का थोड़ा साइडवेज और थोड़ा करेक्टिव मोड दिखाया और अभी वापस से ऊपर का मूव दिखाने को तैयार है। इरकॉन के अंदर यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें। 77-78 ये स्टॉक का नीचे में सपोर्ट है, तो 77 का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर के अंदर पहला टारगेट बनेगा 86 रुपीज का, दूसरा टारगेट बनेगा 88 रुपीज का। 2-4 दिनों का व्यू लेके खरीदारी करें। इरकॉन इंटरनेशनल 77 के स्टॉप लॉस से 86-88 के टारगेट्स लिए। इरकॉन 86, 87 या 88 ये टारगेट है आपके लिए खरीदारी करने की राय आती है। आइए कुणाल जी और राकेश जी तैयार है बिल्कुल उनके लिए चार्ट कॉर्नर का। बताएं सर। देखिए अनिल जी, मैंने और कुणाल जी ने आईटी का जो यू टर्न था वो शुक्रवार को आइडेंटिफाई करा था। हमने टेक महिंद्रा और इन्फोसिस पे कॉल दिया था। आज भी सुबह इन्फोसिस हमारा और हमने कॉल दिया था और हिमांशु जी का भी था। और अब जो हमारा आईटी स्पेस से कॉल है वो है एम्फेसिस। एम्फेसिस का टेक्निकल स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसके अंदर भी एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और एक नेकलाइन यहाँ टूट रही है, साथ में एक पॉजिटिव क्रॉसओवर है बोथ ऑन लीडिंग एंड लैगिंग इंडिकेटर्स। एम्फेसिस पर एक ओवरवेट खरीदारी की राय है। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, हमने न केवल इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, बल्कि अनिल जी सोते हुए आईटी स्टॉक्स यानी कि विप्रो, एचसीएल टेक पर भी मैंने और राकेश जी ने खरीदारी की राय दी और अब आप देख रहे हैं किस तरह की तेजी वहां बन रही है। खरीदारी की राय अब हमारी एम्फोसिस में है। ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। 1935 का मौजूदा भाव है। यहां पर स्टॉप लॉस रखें। स्टॉप लॉस 1915 1915 पर छोटा सा स्टॉप लॉस रखकर खरीदारी करने की राय है। 2000 के लेवल्स इसमें आते हुए दिख सकते हैं, तो यहां पर स्टॉप लॉस रखें 1915 पर। पहला टारगेट होगा 1975, दूसरा टारगेट 2000, जिसके लिए एम्फेसिस में खरीदारी करें। ओके, एम्फेसिस है वहां पर करें खरीदारी, बिल्कुल इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। सोते हुए आईटी शेयरों को जगाने का काम कुणाल जी और राकेश जी ने किया है। कुणाल जी आप इतना जो बड़ा क्रेडिट ले रहे हैं सोते हुए आईटी शेयरों को जगाने का काम करने का, आप ये मान रहे हैं कि आपकी वजह से ऐसा हुआ है? अगर फर्ज करें, जस्ट इमेजिन लाइक अगर कोई पैनल पे कोई अगर एनालिस्ट आपको सोता हुआ दिखे, उबासी लेता हुआ दिखे, थोड़ा डिसइंटरेस्टेड दिखे, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं? अनिल जी उसकी उसी समय खबर ली जाती है। अनिल जी उसी समय, अनिल जी देखिए बंसल जी तो चार्ट्स कम देखते हैं, पैनलिस्ट को ज्यादा देखते रहते हैं। तो अनिल जी कभी अगर आपने मॉल में देखा हो तो वो एक सीसीटीवी कैमरा लगा के बैठे रहते हैं। कई सारे सीसीटीवी कैमरा पे लोग देखते रहते हैं कि कौन क्या कर रहा है जी। बिल्कुल उसी तरह से, उसी अंदाज में अनिल जी बंसल जी तो केवल एनालिस्ट देखते हैं, बाकी चार्ट तो मैं ही देखता हूँ अनिल जी। तो इसलिए हमारे पास इन हाउस टीम है अनिल जी, ऐसे लोगों को पहचान कर तुरंत उनको तो बंसल जी आप पूरी तरह से खबरदार रहें। कहीं भी आपको सुस्ती के जरा भी संकेत किसी भी एनालिस्ट से आते हुए दिखे तो मुझे जल्दी से बता दें। नहीं अनिल जी, मैं बिल्कुल इस चीज के अगेंस्ट हूँ। किसी को वासी लेते हो पकड़ना अनिल जी नियमों के खराब है। एनालिस्ट भी अनिल जी इंसान है और ऐसा नहीं है कि उसको पकड़ा जाए। अनिल जी कितनी बार तो मतलब कि मैं कभी ले लेता हूं तो अनिल जी आपसे बच जाता हूं तो कोई ट्विटर पे डाल देता है अनिल जी, आपको भी टैग कर देता है। कुणाल जी को टैग नहीं करता है, इसलिए कुणाल जी को खबर नहीं है अनिल जी, तो ये आपका प्रस्ताव खारिज किया जाता है अनिल जी। ओके चलिए, मतलब ये तो सीधी बात है, कम से कम इन्होंने ऑनेस्टली स्वीकार तो कर लिया कि ये सब करने में इनका भी योगदान कम नहीं है। आइए आशु सर भी हमारे साथ है, एक बार जरा मार्केट पर एक बार व्यू ले लिया जाए और अगर कोई स्प्रेड आशु सर की तरफ से नया है तो बताएं सर क्या है व्यू। अनिल जी जो इंडेक्स है बहुत अच्छा स्ट्रेंथ दिखा रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज निफ्टी। और अनिल जी उससे भी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब वो स्ट्रेंथ दिखा रहा है कि मंथली एक्सपायरी के आखिरी हफ्ते में, और उसमें भी जिसमें काफी सारे स्टॉक्स जो हमने एक्सपायरी अलर्ट में आइडेंटिफाई भी किए थे कि सबड्यूड रहेंगे, तो अनिल जी इंडेक्स जो मैं कहता हूँ बेस्ट स्टॉक उसको आईटी संभालने आ गया। और अनिल जी अगले 3-4 दिन बहुत क्रूशियल है और बहुत स्ट्रेंथ के बाद भी अनिल जी अगर ये 18,200 के ऊपर रहता है और यही कंसोलिडेट करता है तो मुझे लगता है कि अनिल जी कि अब जो नेक्स्ट जर्नी है निफ्टी की वो 19,000 की तरफ है। मतलब ये अगले 3 दिन अगर ये कंसोलिडेट भी हो जाता है अनिल जी, जरूरी नहीं कि जो 18,400 का लेवल सब बात करते हैं कि काट जाए उसके बाद फिर नई तेजी, फिर वो सब जो है, मैं तो बोलता हूँ अनिल जी 18,200-400 के बीच में अगर कंसोलिडेट ही कर जाए तो बहुत बड़ी बात होगी और वो बहुत स्ट्रेंथ की बात है जो कि आज भी देखने को मिल रही है। और अगर ये लेवल के आसपास कंसोलिडेटेड रहता है आफ्टर दिस मंथली एक्सपायरी तो अनिल जी हम मतलब फिर तो बहुत
अच्छा चांस है कि देन वी आर हेडिंग फॉर 19,000। तो अनिल जी मुझे लगता है कि इंडेक्स के साथ बिल्कुल बने रहना चाहिए, डिप पे लेना भी चाहिए, कोई मतलब इंडेक्स में दिक्कत नहीं लग रही है। एंड द बेस्ट पार्ट जो मैंने आपको बोला अनिल जी, एक्सपायरी का लास्ट वीक, मतलब ओवरबॉट स्टॉक्स के बाद भी वो स्टॉक सबड्यूड है, लेकिन कोई ना कोई चीज संभालने को आ रही है। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है अनिल जी इंडेक्स लेवल पे। ओके, तो भरोसा है आशु जी का बाजार पर और इंडेक्स भी अच्छे लेवल पर दिख रहा है। 18,300 निफ्टी इस समय होल्ड आपको करते हुए दिखेगा। आशु जी से कुछ और स्टॉक्स पर भी व्यू लेंगे, उनकी भी कॉल्स लेंगे। आइए तब तक एक और कॉल तैयार है सचिन जी की तरफ से BTSTT का बिल्कुल। बताएं सर। दीपांशु, यहाँ पर JSW स्टील का डेटा काफी इंटरेस्टिंग है। एक लगातार लो टॉप लो बॉटम सीक्वेंस के बाद यहाँ पर एक वापस एक बुलिश स्विंग रजिस्टर हुआ है। अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास ये स्विंग रजिस्टर हुआ है। सो जिस तरीके से फिलहाल डेटा है, मुझे लग रहा है इमीडिएट बेसिस पे लगभग अराउंड 712 तक ये मूव एक्सटेंड होनी चाहिए। पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 720 का। एंड यहाँ पर खरीदारी करने की सलाह होगी JSW स्टील के फ्यूचर्स में 696.50 के स्टॉप लॉस के साथ। तो फ्रेश खरीदारी करनी है JSW स्टील के फ्यूचर्स में। ओके, JSW स्टील इसके फ्यूचर्स में करे खरीदारी। मेटल्स फिर से एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं और सचिन जी ने पसंद किया है JSW स्टील को। आइए बढ़ते आगे। सीमेंस ये है स्टॉक आज सुर्खियों में और खराब खबरों की वजह से स्टॉक में दिखा है तगड़ा एक्शन कमजोरी की तरफ। बहुत तेजी से सुबह से घटता हुआ नजर आ रहा है। किसी तरह की कोई ढंग की रिकवरी निचले स्तरों से सीमेंस में हुई नहीं है। अब भी 10% के आसपास की कमजोरी। गिरा क्यों, वजह क्या है, किस वजह से लोग सीमेंस दबा कर बेच रहे हैं? कुशल गुप्ता हमारे साथ है बताने के लिए। कुशल बताएं। सर, यहाँ पर इशू सिनेरियो ये बन रहा है कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर थोड़ी सी चिंता शायद निवेशकों के मन में अभी आ रही है। रीज़न बीइंग, यहाँ पर फ्राइडे के सत्र में ही ये न्यूज़ चल रही थी कि यहाँ पर जो इनका लो वोल्टेज मोटर्स और गियर्ड बिजनेस कारोबार है, इसको इन्होंने 2200 करोड़ में बेचा है। अब सीमेंस इंडिया ने अपनी जो पेरेंट है सीमेंस AG, जो जर्मन पेरेंट है, उनको इन्होंने 2200 करोड़ रुपए में ये बिजनेस बेचा है। अब आइडिया इनका ये है कि आगे चलकर ये एक ही एंटिटी में ये जो लो वोल्टेज कारोबार है इनका, लो वोल्टेज मोटर्स वाला जो कारोबार है, उसको आगे चलकर हो सकता है एक एंटिटी में करके ये IPO भी लाते हुए नजर आए। बट लार्जली जो बोन ऑफ कंटेंशन यानी कि जो इशू है इसमें, वो है इसकी वैल्यूएशन के लिहाज से। जो इन्होंने पेरेंट को जिस भाव पे बेचा है करीबन 2200 करोड़ रुपए में, जो कि FY22 सेल्स का 2 टाइम्स है। UBS के अनुमान के हिसाब से उनका ये मानना है कि जो फेयर वैल्यू होनी चाहिए वो लगभग 4 टाइम्स होनी चाहिए FY25 की एस्टिमेटेड सेल्स की, जो कि बनती है 6000 करोड़ रुपए। तो 6000 करोड़ रुपए की वैल्यूएशन एक्सपेक्टेशंस थी ब्रोकरेज हाउसेस की, उसके मुकाबले UBS की इन पर्टिकुलर इनफैक्ट अब आप देखिए यहाँ पर 2200 करोड़ रुपए में ये चीज़ इन्होंने बेची है। तो पेरेंट को इन्होंने अंडर वैल्यूड प्राइस पे ऐसा ब्रोकरेज मानकर चल रहे हैं कि इन्होंने बेचा है। अब सीमेंस AG का यहाँ पर एक तो IPO लाने की तैयारी है और बिक्री के बाद एक ऐसा भी इनके इंडिकेशंस हैं कि 2200 करोड़ रुपए जो है वो जो शेयर होल्डर्स हैं उनको एज ए स्पेशल डिविडेंड दिया जाएगा। तो वो एक एस्पेक्ट ठीक है इनके हिसाब से कि ये एज ए स्पेशल डिविडेंड पूरा का पूरा बांट देंगे, अपने पास नहीं रखेंगे। बट अगेन जो वैल्यूएशन है वो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय बना हुआ है और इसी वजह से काफ़ी सारी ब्रोकरेज हाउसेज ने डाउनग्रेड किया है, जिसमें नोमुरा सबसे पहले इन्होंने न्यूट्रल से रेटिंग घटाकर रिड्यूस की रेटिंग कर दी है। हालांकि लक्ष्य थोड़े से बढ़ाए हैं, पर फिलिप्स सिक्योरिटीज़ आप देखिए डबल डाउनग्रेड किया है, 22 से न्यूट्रल की रेटिंग और टारगेट्स भी 3477 रुपये के दे रहे हैं, पहले था 4328। तो ब्रोकरेज हाउसेज भी काफ़ी कॉशियस हो गए हैं ये मूव के बाद। एंड कहीं ना कहीं थोड़ा सा इशू निवेशकों को लग रहा है कि जो वैल्यूएशन है उसी वजह से आप देखिए यहाँ पर डैम्पनिंग इम्पैक्ट आपको स्टॉक प्राइस पर भी आता हुआ नजर आया। इम्पैक्ट आ रहा है और लगभग सभी ब्रोकरेजेस की तरफ से नेगेटिव व्यू आया है। पसंद नहीं आ रहा है कि कारोबार आपने बेचा है, ठीक है, बट जिस वैल्यूएशन पर बेचा है उससे बाजार काफ़ी नाखुश है और इस समय 10% नीचे हमने इंट्राडे में स्टॉक को गिरते हुए भी देखा है। ऑलमोस्ट उन्हीं लेवल्स पे 9.5% नीचे इस समय काउंटर ट्रेड भी कर रहा है। एक बार इसके चार्ट पर भी राय ले ली जाए क्योंकि इतना बड़ा कट आया। सीमेंस वैसे तो मार्केट का एक फेवरेट काउंटर रहा है। वागले साहब, एक बार सीमेंस का चार्ट देखेंगे और बड़े कट के बाद 350 रुपये के कट के बाद अब अगले इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या बनते हैं सर? दीपांशु, एक्चुअली हमने ये परसों ये BTST किया था, 2 दिन में इतनी गिरावट हुई वो तो एक्सपेक्ट मैंने नहीं किया था, लेकिन 3300 का एक सपोर्ट है। तो यहाँ पर बिल्कुल भी अगर बेचा है तो मैं कहूँगा कवर कर ले इसके आसपास, यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस बैक हो सकता है। मैं लॉन्ग जाने के पक्ष में नहीं हूँ क्योंकि ये बाउंस बैक के लिए प्ले करना में ट्रैप हो सकता है, लेकिन बाउंस बैक आया तो इवन 3500 तक हो सकता है। तो यहाँ पे आपने अगर पहले बेचा है तो बाय कर ले, और अगर 3300 के नीचे क्लोज हो जाता है फिर 3150,
180 के आसपास भी जा सकता है। तो ये है आपकी अब ऐसी मूव आती है, बट 10% का ही चुका है। आइए आशु सर की तरफ से भी एक कॉल आ रही है, लेते हैं उनका कोई एक स्प्रेड। बिगुल उनके लिए स्विंग के सुल्तान आशु बताएं। बताएं आशु सर। दीपांशु, जैसे मैंने कहा इंडेक्स ही अच्छा लगता है, तो 18,250 इन द मनी की कॉल लेनी है एक, और 18,350 की दीपांशु एक कॉल बेचनी है। ये 1:1 स्प्रेड है दीपांशु, क्योंकि प्रीमियम्स बहुत कम है, ऊपर जाके हम डबल बेच नहीं सकते क्योंकि चांसेस रिस्क बढ़ता है और रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है। तो ये स्प्रेड है दीपांशु, 60 रुपए कॉस्ट है इसकी। 18,250 60 के ऊपर निफ्टी रहता है तो कहीं भी बंद हो इसमें प्रॉफिट होगा। तो अगले 3 दिन के लिए जिस तरह से मैंने मतलब जो हमारा व्यू है कि इंडेक्स स्ट्रांग रहना चाहिए, तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा स्प्रेड है, रिस्क रिवॉर्ड भी फेवरेबल है। इसका सिर्फ एक कैविएट है, 18,250 के ऊपर निफ्टी कहीं भी रहता है तो इसमें प्रॉफिट होगा। और आज भी जिस तरह की कंसोलिडेशन हो रही है इन स्पाइट ऑफ ये 2000 की नोट, जो कि अनिल जी ने बहुत अच्छे से आज सुबह से कवर किया कि कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज नहीं है और कोई पैनिक और कंसर्न भी नहीं है। वो जैसे वो इस न्यूज का इफेक्ट दीपांशु उस तरह से था, तो जैसे SGX देख के जिसकी बहुत लिमिटेड किसी की स्क्यूड पोजीशन होती है, सुबह पता नहीं क्या खुलेगा और टेंशन या प्रेशर में आ जाते हैं या रात भर सोचते रहते हैं। वो 2000 के नोट वाली न्यूज आई थिंक वो स्क्यूड है बहुत कुछ लोगों के लिए, बाकी कोई लॉजिस्टिकल इश्यूज हो सकते हैं। तो एग्जैक्टली वो पॉइंट की इतनी कोई वो न्यूज नहीं है, ऑन द कॉन्ट्री ओवरऑल पॉजिटिव ही है। और इंडेक्स जो कंसोलिडेशन है, मेरे लिए सबसे बड़ा टेक है कि जो आखिरी हफ्ते में इन स्पाइट ऑफ सबड्यूड स्टॉक्स एंड एक्सपायरी अलर्ट के स्टॉक्स के बाद भी जो अभी भी सबड्यूड है, जो इंडेक्स दिखा रहा है, मतलब ये एक अच्छी मूव की तैयारी है। तो ये आशु सर की तरफ से राय। छोटा स्प्रेड आशु सर से 100 पॉइंट की रेंज में, वो 1:1 दीपांशु, क्योंकि तीन दिन है, मंथली एक्सपायरी है, प्रीमियम बहुत कम है। 1:2 करते हैं तो दूर जाना पड़ेगा क्योंकि इतनी पास कर नहीं सकते, और दूर जाने के बाद ही प्रीमियम नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल स्प्रेड्स में दीपांशु आ रही है प्रीमियम। इसलिए मैं सबको बोल रहा हूँ कि ऑप्शन सेलर्स आज की डेट में बहुत ज्यादा रिस्क में है। और अगर मेरी तो बहुत लोगों से बात होती है, ट्विटर पे कोई भी कुछ बोलता रहे, बट अगर रियलिटी चेक करो तो दीपांशु अब वो जमाने जो है ना, वो जो कोई भी, जैसे मैं बोलता हूँ, सीक्रेट मॉडल नहीं है। पैसे ऑप्शन बेच के इतने पैसे आसानी से आ नहीं रहे हैं, तो लेना बहुत जरूरी है। और ऐसे ऐसे प्रीमियम पे मिल रहे हैं, थोड़ी सी भी मूवमेंट आपके फेवर में आ जाए तो मजा आ जाता है। तो इसलिए स्प्रेड्स का तो मतलब अभी जो एज ऑफ नाउ तो जमाना जो है दीपांशु 1:1 का है। एंड दीपांशु, वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि वो 1:2 से 1:1 में क्यों आए और छोटा स्प्रेड क्यों, कि लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी होता है। सो आई अप्रिशिएट यू फॉर द क्वेश्चन। चलिए, तो ये 3 दिन है एक्सपायरी के लिए, प्रीमियम्स कम है, तो उस हिसाब से आप 1:1 के स्प्रेड बनाकर स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। ये आपके लिए आशु सर की तरफ से राय। 100 पॉइंट ऊपर 18,300 पर निफ्टी ट्रेड करते हुए अच्छे मोमेंटम मूड माहौल में दिख रहा है। आईटी के अलावा कुछ एनबीएफसीज भी हैं जहां पर आपको थोड़ा एक्शन आते हुए दिखेगा। तो पीरामल एंटरप्राइजेस पर रखिए नजर, ये थोड़ा मोमेंटम पकड़ने की तैयारी में। मैक्स फाइनेंशियल पर भी आपको थोड़ी खरीदारी इस समय आती हुई दिख रही है। दोनों एनबीएफसीज पर थोड़ी मूव आई है, देखते हैं कहाँ जाते हैं। वोल्टास पर भी आपको थोड़ा एक्शन बनते हुए दिख रहा है, इस पर भी पिछले कुछ मिनटों में थोड़ा एक्शन बना है। बट पीरामल ये थोड़ा एक्शन में जरूर आते हुए दिख रहा है। एक बार हिमांशु जी से पूछा जाए क्या करना है पीरामल में। हिमांशु जी देखें सर, 2% ऊपर पीरामल एंटरप्राइजेस। ऐसा लगता है कि यहाँ पर एक फर्दर रिकवरी एक्सटेंड होती हुई नजर आ सकती है। हालांकि 760 के आसपास थोड़ा सा अभी भी कॉल राइटर एक्टिव है, जिसके चलते आज की जो रैली है वो इन्हीं लेवल्स पर रुकती हुई नजर आ रही है। लेकिन जो चार्ट सेटअप है वो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि स्टॉक 730 740 पर हायर लोज बनाता हुआ नजर आया, और इस अटेम्प्ट में स्टॉक कोशिश कर सकता है कि स्टॉक अपसाइड में 780 790 रुपए तक की अपसाइड दिखाता हुआ नजर आए। तो फिलहाल तेजी की पोजीशन में बने रहे। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहेगा 748 के नीचे का। पर आए जरा एक बार सारे एक्सपर्ट्स को दिखाएं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, कौन कौन है वो लोग, हाथ खड़ा करें, जिन्होंने औरोबिंदो फार्मा लेने की खबर, लेने की रिकमेंडेशन दी हो हाल ही के दिनों में, 2-4 दिनों में, या फिर आजकल में HCL टेक, विप्रो, जिनको पसंद आया हो चार्ट्स पे, कोई जरा बताए मेरे। कुणाल जी, राकेश जी, सुमित जी, आशु जी, आप लोगों की पीरामल से क्या दुश्मनी है? ये अब विप्रो HCL टेक तक रिकमेंड हो गए, औरोबिंदो फार्मा हो गए, ये कब होगा? ये अभी तक कोई रिकमेंड नहीं कर रहा। मतलब क्या ये तभी रिकमेंड होगा जब मार्केट का टॉप बन जाएगा? और क्या समझा जाए? किसी की विशेष टिप्पणी नहीं तो फिर तो मैं सवाल पूछूंगी जिससे मुझे पूछना है। नहीं, आशु जी आप बताइए। अनिल जी देखिए, मतलब ये स्टॉक जो है ना, जिस तरह से गिरावट आ रही है,
इसमें अनिल जी फंडामेंटल रीजंस बन रहे हैं, और उसके चलते अनिल जी जो बाउंस बैक है ना, मतलब जब तक एक होता है अनिल जी टेक्निकल रीजन से स्टॉक घट गया, जैसे डीवी स्लैब भी घटा, आज देखिए अनिल जी रिजल्ट के बाद भी कैसे बाउंस बैक आया, या बाकी जो ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें कई बार खराबी होती है लेकिन बाउंस बैक आ जाता है, मतलब कि फंडामेंटल रीजन नहीं है, टेक्निकली ओवरबॉट थे, एक्सपायरी ओवरबॉट थे, पर अनिल जी इसके अंदर ना कारण दूसरे मतलब बन रहे हैं, तो ये इसमें स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है। आई थिंक सबसे बड़ा रीजन यही है। उल्टा बल्कि अगर बाकी चलते किसी एनबीएफसी के चलते या किसी और वजह से चलते, अगर इसमें बाउंस बैक आ जाए और उसमें लेके फंस जाए, तो अनिल जी बिल्कुल जो ट्रेंड चल रहा है उसके साथ रहना चाहिए ना। और वैसे भी अनिल जी मेरा मानना है कि एक्सीडेंट स्टॉक्स में होते हैं, इंडेक्स में नहीं होते हैं, तो जब भी व्हेन इन डाउट ऑलवेज बी विद द इंडेक्स, तो मतलब सेफेस्ट बेस्ट बेट अनिल जी इंडेक्स। ओके, सेफेस्ट बेट है इंडेक्स, बट स्टॉक्स पर भी रखिए नजर और बढ़िया मूव यहाँ पर आपको आती दिख रही है। डिवीज आज बाउंस बैक के मूड भी रखिए नजर और बढ़िया मूव यहाँ पर आपको आती दिख रही है। डिवीज आज बाउंस बैक के मूड में पूरी तरह से दिख रहा है। नंबर्स भी इसके थोड़े ठीक ही आए थे, मिले जुले थे, बट बाजार ने उसके बाद एक बड़ा रिएक्शन यहाँ पर दिया है। बाय द वे, आज के 2000 की माफ कीजिए, आज की स्टॉक ऑफ द डे आदत पड़ गई 2000 की, थोड़ी निकालनी पड़ेगी। ये ठीक नहीं है, ज्यादा दिन चलेगा नहीं, ज्यादा दिन चलेगा नहीं। वैसे सजेशन बहुत आ रहे हैं, ऐसे आपने मंगाई तो है मतलब हजारों की तादाद में सजेशन आए हैं। अब एक बार बैठ के पूरे एक पढ़ूंगा उसमें से, देखते हैं। कमेटी बैठाई चाहिए सर, ये तो शॉर्टलिस्ट करने के लिए ये तो काम खुद को ही करना है, इसलिए कमेटी नहीं बिठा सकते। दूसरों से नहीं करवाना हो, दूसरों से नहीं करवाना हो तो कमेटी बिठाई जाती है। जहाँ रिजल्ट चाहिए वहाँ नहीं, जहाँ रिजल्ट चाहिए वहाँ कमेटी का काम है। तो आज के 2000, कल के 2000 के लिए भाइयों अभी भी आपके पास मौका है, जरा अपने सजेशन भेजिए। और मतलब वाकई में पढ़ने लायक है, मतलब एक जो दिमाग लगा के लोग दे रहे हैं, मजेदार है। तो बहुत ही बढ़िया। कुणाल जी का जरूर खारिज हो गया, कुणाल जी का खारिज, बंसल जी मना कर दिया ना, बात ही खत्म। उसके बाद $2000 का नोट ही नहीं, तो बंसल जी ने मना कर दिया कि $2000 तो चलेगा ही नहीं। तो बंसल जी आपकी बात एकदम पक्की। बाकी आपके साथ साथ काफी लोगों ने भी बोल दिया कि जो बंसल जी कह रहे हैं वही सही है। जी कुणाल जी, सफाई में कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, बोलिए सर। अनिल जी सफाई नहीं, अनिल जी सफाया होगा। अनिल जी एक बार डोनाल्ड ट्रंप 2024 में अगर राष्ट्रपति बन गए तो अनिल जी $2000 छोड़िए, अनिल जी $10,000 का भी नोट आ जाएगा, तो चिंता ना करें बंसल जी, मैं आगे की सोच रहा हूँ। ओह अच्छा, ट्रंप साहब बनेंगे तो बड़ा नोट, ऐसा कोई खास वजह? कुणाल जी क्यों ऐसा? नहीं अनिल जी, वो तो अनिल जी कुछ ना कुछ नया करते ही हैं अनिल जी। तो देखिए पिछली बार भी उन्होंने बहुत कुछ नया किया था, अब वो आए तो अनिल जी कुछ ना कुछ तो नया करेंगे ही। और वैसे भी इन्फ्लेशन बढ़ी रहा है अनिल जी यूएस में, बड़े नोट की जरूरत पड़ेगी वहाँ। बिल्कुल ठीक बात है, बड़े नोट की जरूरत पड़ेगी। हमारे यहाँ के नोट फ्री हो रहे हैं 2000 वाले, ये जितने भेज देंगे। अच्छा, नोट तो ऐसे ना, उसके अंदर आप मतलब कुछ न पान बांध सकते हैं, न सींग खा सकते हैं, न भेल बना सकते हैं। बड़ा हो तो कोई काम में भी आए, है ना, 3 नोट ज्वाइन। तो कुछ हो नहीं सकता, अमेरिका ही एक्सपोर्ट करने पड़ेंगे। चलिए, तो ये है आपके लिए। आइए सेठी साहब से की जाए मुलाकात, स्वागत किया जाए सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। सेठी साहब अपनी पिक्स बताएं, उससे पहले दीप एक चीज बताना चाहता हूँ, जरा स्टॉक वापस लाइए रडार पे। पिरामल एंटरप्राइज, हमारे एक्सपर्ट्स ने तो सुना देखा नहीं, अलग बातें, कब इस पे कोई रिकम नहीं, लेकिन व्यूअर्स को समझ में आया कि 18,300 की निफ्टी पर यही सस्ता है। सबसे डे हाई पर आता हुआ दिख रहा है स्टॉक। ये हाल है मार्केट का। देखिए कि कौन सा सस्ता है कौन सा नहीं चला, आजकल यही दिन की पूरी रोशनी में टॉर्च लेकर ढूंढा जा रहा है कौन सा स्टॉक है जो नहीं चला है। और देखते, वाह ये चल पड़ा, देखो भाग गया। ये है कमाल आज का। कमाल करने के लिए तैयार है बर्थडे बॉय सेठी साहब। सेठी साहब स्वागत है आपका। बताएं सर, क्या है आज इरादा? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, 2 स्टॉक्स हैं, दोनों कैश मार्केट के, जिनमें खरीदारी करने की। आपने ऑब्जेक्शन नहीं लिया बॉय बोलने पे? नहीं सर, समझता मैं अपने आप को वही हूँ। ओके, इससे पहले कि बाकी बॉयज ऑब्जेक्शन ले आपको बॉय बोलने पे, बताएं सर आज की पहली पिक। हाँ अनिल जी, आज का जो पहला स्टॉक है, स्टॉक का नाम है ग्रोवेल, GRAUWEIL, इस नाम का एनएसई का टिकर है। 119 के लेवल पे अभी ट्रेड करता है। पहले टारगेट देता हूँ, शॉर्ट टर्म टारगेट है 130 रुपए के, स्टॉप लॉस रखना है 114 रुपए का। अनिल जी, एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी है। इस स्टॉक को मैंने आज से कुछ साल भर पहले 60 रुपए के लेवल से फिर रिकमेंड किया पहली बार, और उसके बाद 3-4 बार पूरे साल भर में रिकमेंड किया हुआ, और वहां से बहुत अच्छे अपसाइड किए हैं। अभी तो ईयरली हाइस पे चल रहा है, मतलब जिन भी लेवल्स पे किसी ने लिया हो वो प्रॉफिट में ही होंगे।
ये कंपनी इंडस्ट्रियल पेंट्स बनाती है, फिर स्पेशलिटी केमिकल्स और इंजीनियरिंग इक्विपमेंट के कारोबार में है। इनका इलेक्ट्रोप्लेटिंग का भी बिजनेस है जहां पे 30% का इनका मार्केट शेयर है। फिर स्पेशल लुब्रिकेंट बनाती है जिसका एक ग्रोडल नाम का ब्रांड है, काफी पॉपुलर है। और एक नीदरलैंड की कंपनी है ट्रांस ओशन कोटिंग्स, उनके साथ टाई अप भी है। बाकी अनिल जी, इस स्टॉक को जब हम जिक्र करते हैं तो इसका एक रियल एस्टेट है जिसकी हमेशा चर्चा होती है। कांदीवली में, मुंबई के कांदीवली में इनका एक मॉल है, शॉपिंग मॉल, जो 4,75,000 स्क्वायर फुट का मॉल है। तो वहां पे भी इनको, वो भी एक अच्छा ट्रिगर है, वहां से रेगुलर जो रेंटल इनकम आती है। प्लस ऐसे माना जा रहा है कि वहां पे भी इनका कुछ नया कंस्ट्रक्शन, नया और एरिया क्रिएट करने की प्लानिंग है, तो वो भी एक बड़ा ट्रिगर है। और ये भारत की पहली केमिकल कंपनी रही है जिसको एरोस्पेस सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। बाकी फंडामेंटल्स अच्छे हैं। दिसंबर तिमाही बहुत अच्छी थी, 34 करोड़ का पैट था, जो पिछले साल 23 करोड़ का पैट था। और इस कंपनी के भी इस तिमाही के नतीजे आने वाले हैं 27 तारीख को। मुझे लगता है इस तिमाही के नतीजे भी अच्छे रहने चाहिए। यहाँ पे बिल्कुल खरीदारी करने की सलाह, फॉर अ टारगेट ऑफ 130, स्टॉप लॉस ऑफ 113। ये है 113,114 का स्टॉप लॉस, 130 का टारगेट। ग्रोर एंड वेल ये है स्टॉक खरीदारी करने के लिए जो, और सेठी साहब ने बताया भी अभी पूरी तरह से हर रोज ही बताते हैं कि कंपनी क्या करती है। लेकिन एक चीज़ और बताई सेठी साहब ने, वो ठीक नहीं किया उन्होंने। वो बहुत दबाव बनाते हैं दूसरे एक्सपर्ट्स पे। पूरी ग्रोर एंड वेल की स्पेलिंग बताई। एक तो इतनी मुश्किल कंपनी, बोलने में मुश्किल, स्पेलिंग उससे ज़्यादा मुश्किल। अब कभी तो बंसल जी का ख्याल करो आप तो क्या है, फोन पे देख के पढ़ के भी बोल सकते हो। हमारे बंसल जी लाइव है, पढ़ भी नहीं सकते हैं, पढ़े तो पता चल जाता है। बंसल जी, आपको क्या लगता है, याद होगी या ऐसे देख के बोली होगी? नहीं अनिल जी, मैं तो नहीं बोल सकता अनिल जी, तभी हम इसको लेते नहीं है। कुणाल जी का एक दो बार प्रस्ताव भी आया अनिल जी, तो ये ग्रोवर एंड वेल लगता है अनिल जी, ये अभी भी नहीं बोल पा रहा हूं मैं। और अनिल जी, देख के बोलने के लिए भी ब्रेकअप करना पड़ेगा, तो एक सिंपल तरीका है कि कॉल ही मत लो अनिल जी। इस पे ना तो दीप सवाल पूछते हैं ना आप पूछते हो, तो इसको अवॉइड करते हैं अनिल जी हम। मेरा तक तो ठीक है, दीप को तो अच्छे से आती है। दीप तो बोलना शुरू किया तो बंसल जी आपकी हमारी सब दोनों की हालत खराब हो जाएगी। तो दीप को मत लाओ बीच में जो ये वैसे ही बढ़िया है। बाकी कुणाल जी और दीप को आपस में निपटने देंगे इंग्लिश के मामले में। ओके, तो ग्रोर एंड वेल ये है स्टॉक जहां पर खरीदारी करने के। मैं बोल गया एकदम, अरे क्या बात है, वाह। ये राय सेठी साहब की तरफ से खरीदारी करनी है। बताएं सर दूसरा स्टॉक। स्टॉक अनिल जी आज का है एक बैंकिंग स्टॉक है, छोटी साइज की प्राइवेट सेक्टर बैंक है, कर्नाटका बैंक, जो अभी 136 के लेवल पे स्टॉक ट्रेड करता है। पहले इसके शॉर्ट टर्म टारगेट है 145 के, स्टॉप लॉस रखना है 132 रुपए का। अनिल जी, ये भी एक अच्छी क्वालिटी की बैंक है जिसके जो नतीजे हैं पिछले कुछ क्वार्टर से लगातार इंप्रूवमेंट देखा जा रहा है। बैंक का आजकल पूरा फोकस डिजिटल पे है, डिजिटल फोकस है। फिर एक कंसिस्टेंट डिविडेंड पेइंग बैंक है, हर साल डिविडेंड देती है, अच्छी ग्रोथ दर्ज कर रही है ये कंपनी। इस बैंक के 877 ब्रांचेस हैं इन 22 स्टेट्स इन द कंट्री, और साउथ इंडिया में बहुत स्ट्रांग है। अकेले कर्नाटका में अराउंड 550 ब्रांचेस है। और ये जो साल है इनका 100th ईयर है, सेंटिनरी ईयर है, 100 साल हो गए इस बैंक को, इतनी पुरानी बैंक है। बाकी कोई नॉन प्रोमोटर्स नहीं है, FIIs DIIs अराउंड 26% स्टेक ओन करते हैं। दिसंबर तिमाही बहुत अच्छी थी, 300 करोड़ का पैट आया 146 करोड़ के सामने। और ग्रॉस NPAs, नेट NPAs में बहुत अच्छी गिरावट, अच्छी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। कासा रेशियो भी अच्छा है 33% का। इसके भी नतीजे फ्राइडे को आने, और जिस तरह के नतीजे बाकी बैंकों से आए हैं, मुझे लगता है इस बैंक के भी नतीजे अच्छे रहेंगे। और बैंकिंग सेक्टर में जो अभी करेक्शन आया उसमें ये स्टॉक भी थोड़ा करेक्ट हुआ है। मुझे लगता है चलना चाहिए ये स्टॉक, और यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है फॉर अ टारगेट ऑफ 145, स्टॉप लॉस ऑफ 132। ओके, तो ये कर्नाटका बैंक जहां पर आपको करनी है खरीदारी। एक्शन में बैंकिंग स्टॉक्स तो रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सेठी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी 2 कॉल्स शेयर करने के लिए। आइए अब लेते हैं अनिल जी से उनकी 2:30 बजे की मार्केट स्ट्रैटेजी। सर, फ्यूचर्स डाउ के जो सुबह से कुछ भी करने के मूड में नहीं है। 2 पॉइंट ऊपर इस समय डाउ फ्यूचर्स है, 5 पॉइंट ऊपर नैस्डैक फ्यूचर्स है, तो बहुत ही सीमित दायरे में एकदम फ्लैट कारोबार है। एशिया में आज अच्छा कारोबार था सर। जापान 1% ऊपर था, हांगकांग 1.25% ऊपर था, बाकी एशिया के मार्केट्स भी आपको आधे % तक ऊपर दिखे हैं। तो एशिया आज मजबूत रहा है। यूरोप थोड़ा मिला जुला ट्रेड कर रहा है, बट माइल्ड पॉजिटिव ही है, कुछ ज़्यादा खराबी नहीं है। कच्चा तेल स्टेबल है, रुपया बस थोड़ा 15 पैसे कमज़ोर है, अदरवाइज बाकी ग्लोबल संकेत तो ठीक है, फ्लैट है, स्टेबल है। हमें क्या करना है सर? इंतज़ार 3 बजे तक 18,325 का। अगर 3 बजे के पहले आप 18,325 पार करके टिक जाएं
तो फ्रेश खरीदारी कीजिए निफ्टी में आज। अच्छा, 18,325 आज का हाई पार करके अगर टिक जाए, आप 3 बजे के पहले पहले निकल जाए और खरीदारी कीजिए 18,400 450 तक के टारगेट के लिए, जो कि 18,390 होता है। 10 पॉइंट एडजस्टमेंट में जानता हूँ आप कर लेंगे खुद। 18,390 है तो 18,400 450 के टारगेट के लिए आज और कल तक आने के लिए आपको फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए। और अगर ऐसा ना हुआ तो 18,265 के आसपास आए तो फ्रेश खरीदारी कीजिए। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, 18,300 के पुट पर 88 लाख शेयर्स हैं, 54 लाख शेयर आज ही जुड़े हैं। 18,300 के कॉल राइटर्स 1 करोड़ 20 लाख शेयर है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, जो हल्की फुल्की रुकावट का काम करे। तो कायदे से अगर मार्केट को रुकना अटकना है तो 18,300 325 को पार नहीं करना चाहिए, इसके नीचे क्लोज होना चाहिए आज। लेकिन अगर अच्छी खरीदारी, अब ये शॉर्ट कवरिंग से नहीं बढ़ेगा तो फ्रेश खरीदारी से बढ़ेगा। और अगर अच्छी फ्रेश खरीदारी आ जाए 18,325 पार कर ले तो फिर फ्रेश और बढ़िया और नई तेजी करनी चाहिए, ये निफ्टी में संकेत आएगा। क्योंकि 18,315 के ऊपर दीप हम निकल कर टिक नहीं पा रहे। आज पहली बार दिन के दौरान 18,325 पहुंचे, वहां से लुढ़क के नीचे जरूर आए, लुढ़के तो नहीं कहूँगा, थोड़े से नीचे आए। तो अगर आप क्लोजिंग में कॉन्फिडेंस बढ़ाकर 18,325 पार करें मंथली एक्सपायरी के हफ्ते में, तो ये आपके लिए तेजी का फ्रेश संकेत देगा। तो या तो वहाँ ले लीजिए 25 पॉइंट ऊपर निकलने पर, या 35 पॉइंट नीचे आने पर ले लीजिए। और 18,265 18,215 दो लेवल है जहाँ पे आपको खरीदारी करनी चाहिए। 18,200 के नीचे आप बंद नहीं होंगे, ये इत्मीनान रखें, क्योंकि 1.5 करोड़ शेयर का ओपन इंटरेस्ट वहाँ पर बना हुआ है। तो क्लियर आपके लिए, नीचे आपको 100 पॉइंट से ज़्यादा की रिस्क नहीं है। 25 पॉइंट ऊपर निकलते फ्रेश ब्रेकआउट, जहाँ से 75 से 150 पॉइंट तक का अपसाइड आपको मिलेगा। क्लियर है? ठीक है। अब आइए बैंक निफ्टी 44,000 मेक और ब्रेक लेवल है। और आज जो डेटा, जैसे निफ्टी में 18,300 का लेवल इंपॉर्टेंट है, बैंक निफ्टी में 44,000 का इंपॉर्टेंट है। 44,000 के कॉल्स पर 78 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, हाईएस्ट दबाकर कॉल राइटिंग हुई पड़ी है, इसलिए अपसाइड लिमिटेड है। बैंक अब आज थोड़ी बैक सीट ले रहे हैं। 3 बजे तक जो लेवल इंपॉर्टेंट है वो है 43,800 का। 43,800 के ऊपर टिकना जरूरी है। अगर टिक भी गए तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत भाग जाएंगे। राइट। 43,800 से 44,200 पॉइंट की रेंज में फुल सप्लाई है दीप, जितनी चाहिए सप्लाई, जितनी चाहिए सप्लाई है। ठीक है। सो आप ऊपर 44,000 के ऊपर नहीं जाएंगे, बंद नहीं होंगे, ये बात पक्की है। नीचे आपका जो सपोर्ट आएगा वो 43,500 से 43,600 की रेंज में आएगा। तो वहाँ पर आने पर आपको खरीदारी करनी है, 43,500 के आसपास खरीदारी करनी है। और 43,900 से 44,000 की रेंज में प्रॉफिट बुक करनी है। आज सुबह भी हमने एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए कहा था कि अगर आप बेचना चाहें, मेरी राय नहीं, लेकिन अगर आप बेचना चाहें तो 44,000 44,150 44,025 का हाई बनाया एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए। वो एकदम रेंज के हायर एंड पर रिस्क पूरी होती है, तो जो स्किल ट्रेडर्स जो कर सकते हैं वो करें, और वो आपको प्रॉफिट दे भी रहा है। तो ओवरऑल बैंक निफ्टी 43,500 के आसपास लेने का सोचें, 44,000 के आसपास देने का सोचें, ये आपकी रेंज है। गॉट इट। चलिए, ये है आपके लिए अंजी की तरफ से राय। और अगर 315 325 के ऊपर जा रहे हैं तो फिर फ्रेश खरीदारी। एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, अभी एक ट्वीट आया मेरे को, तो बहुत ही गजब का, तो मुझे पढ़ के बताना चाहिए। जो नाम जो हमने कहा ना कि आज के 2000 कल के 2000 का, एक सीएम मीत सचदे, इन्होंने अभी भेजा है, मेरे स्क्रीन पे आ गया, पॉप हुआ तो मैंने पढ़े आज के 2000 कल के। तो आज के 2000 का नाम दिया बोले आज का विराट, और कल के 2000 का नाम दिया कल का शुभमन गिल। कल के मैच से इंस्पायर्ड हुए एकदम। बहुत बढ़िया। आज का विराट, कल का। ओ भाई साहब मीत जी, धन्यवाद। क्या गजब की क्रिएटिविटी है आपकी, वंडरफुल, वेरी नाइस। ऐसे दिमाग के घोड़े दौड़ानी चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे। कल के मैचेस भी बहुत इंटरेस्टिंग है सर, मजा आ गया देखकर। हमारे एक दर्शक और श्रीनाथ जी जो कह रहे हैं, कुशल जी को बोलिए इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के रिजल्ट का एस्टिमेट बताएं। बोलते हैं कुशल जी सुन लिया होगा, ले आइए रिजल्ट का एस्टिमेट। कभी कभी क्या होता है, एक्चुअली कुछ कंपनियों के एस्टिमेट्स अवेलेबल इजीली होते नहीं है, कवरेज बहुत कम होता है। तो श्रीनाथ जी आपका बात तो ठीक है, लेकिन कई के मिल नहीं पाते, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। इसलिए फिर भी कोशिश करते हैं, आपकी अब ज़रूरत है और आपका आदेश है, हमारी टीम कोशिश करेगी सर। बिल्कुल। चलिए, लेकर आएंगे आपके लिए प्रीव्यू, एटलीस्ट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है बाजार। बट आइए तब तक एक बिगुल सचिन जी के लिए BTS डबल टी का। बताएं सर। दीपांशु, यहाँ पर JSW स्टील के बाद अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है वेदांता के काउंटर में भी। इनफैक्ट ये पूरी सीरीज में एक अच्छा कंसोलिडेशन इसने एग्जिबिट किया था, लगभग अराउंड 278 से लेके 280 के आसपास का अपर एंड इसने मेंटेन किया था। एंड नीचे जिस तरीके से 265 270 के आसपास एक बेस बनाया, इसी पर्टिकुलर रेंज से मुझे लग रहा है एक ब्रेकआउट हो रहा है फाइनल लेग्स में।
सो लगभग 296 तक हेडरूम यहाँ पर अवेलेबल हो सकती है, जिस तरीके से आज की कैंडल नजर आ रही है प्राइस एक्शन द्वारा। सो 282 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की सलाह होगी वेदांता के फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको 282 पे लगाना है एंड टारगेट होगा अराउंड 296 का। ओके तो ये है आपके लिए वेदांता, जहां पर आपको रखनी है नजर। मेटल्स पर भी रखिए नजर। JSW स्टील अभी बात चल रही थी, उसके पर कॉल भी आया था सचिन जी की तरफ से। अब वेदांता भी आ रहा है, सेल पर भी हम मूवमेंट देख रहे हैं, JSPL भी थोड़ा एक्टिव हो रहा है, तो मेटल्स में डेफिनेटली मोमेंटम बना हुआ है। बट सीमेंट में क्या चल रहा है ये भी एक बार जानते हैं, क्योंकि श्री सीमेंट सेक्टर के दिग्गज कंपनी के आने वाले नतीजे। क्या है एक्सपेक्टेशन बाजार की, कैसे कुछ आ सकती है परफॉर्मेंस, आइए समझते हैं अरमान के साथ। अरमान बताइए। देखिए ओवरऑल अगर आप नतीजे देखें तो आय के फ्रंट पर लगभग आपको 13% के आसपास का उछालता हुआ दिखेगा। उसका रीजन क्यों है, क्योंकि आप भले YOY देख लीजिए या QQ देखिए, जो वॉल्यूम्स हैं वहां पर आपको बढ़ोतरी आती हुई दिखेगी, लगभग 16% के आसपास की बढ़ोतरी आती हुई दिखेगी। हालांकि जो ब्लेंडेड रियलाइजेशन है वो QQ तो आपको फ्लैट ही रहेगा, पर अगर आप जो अन्य खर्चे या फिर एम्प्लॉय कॉस्ट है वहां पर बढ़ोतरी दिखेगी। उसके चलते जो YOY है वहां पर आपको मार्जिन में थोड़ा इंपैक्ट आता हुआ दिखेगा। मार्जिन जो है वो 22.2% के जो मार्जिन है वो घट के लगभग 19.8% के आसपास का अनुमान है। और क्योंकि अगर आपके मार्जिन्स घट रहे हैं तो उसके चलते हो सकता है आपकी जो मुनाफा है वहां पर भी आपको 27% के आसपास की गिरावट आते हुए दिखे। रियलाइजेशन जैसा कि मैंने कहा, क्योंकि उत्तर में तो अगर आप देखें भाव बढ़े थे, पर अगर आप दक्षिण और पूर्व में जो भाव घटे थे उस हिसाब से यहाँ पर सेट ऑफ होता हुआ दिखा है। इसीलिए वो बोल रहे हैं कि QQ जो है, जो रियलाइजेशन है वो फ्लैट रहेंगे। हालांकि मार्जिन्स थोड़े कट सकते हैं और वॉल्यूम्स में आपको बढ़ोतरी दिखेगी। मार्जिन घट सकते हैं बट वॉल्यूम्स बढ़ेंगे। बिल्कुल। तो रॉ मटेरियल कॉस्ट प्रेशर बट अदरवाइज ठीक है। यस बिल्कुल। चलिए तो श्री सीमेंट पर रखनी है नजर। स्टॉक एकदम फ्लैट है, कुछ ज़्यादा बड़ा मूवमेंट इस पर आ नहीं रहा है, बट ऑफ कोर्स सेक्टर का दिग्गज है, एक स्टैंडर्ड सेट करता है जहां तक सीमेंट स्पेस का सवाल है। अल्ट्राटेक, श्री अंबुजा, इसी पर रखनी है नजर। CESC इसके नंबर्स भी आते हुए दिख रहे हैं। कुणाल जी एक बार जरा चार्ट पुल अप कर लीजिए, मैं आपके पास आता हूं। 424 करोड़ से मुनाफा हल्का बढ़ा है 430 करोड़ का, तो ऑलमोस्ट फ्लैट ही रहा है मुनाफा एक तरह से। कुछ ज्यादा बड़ी बढ़त मुनाफे में तो आपने आती हुई नहीं दिखी, बट देखनी पड़ेगी आय कैसी रही है। मोर इंपॉर्टेंटली ऑपरेशनल परफॉर्मेंस CESC की कैसी है वो इंपॉर्टेंट है। आय 3011 करोड़ से बढ़कर 3102 करोड़ की रही है, तो अगेन आय में भी कुछ ज्यादा सिग्निफिकेंट आपने मूवमेंट नहीं आते हुए देखा है। ऑलमोस्ट फ्लैट ही नंबर्स हैं। 2-3% रेवेन्यू बढ़कर आया और 2-3% ही आप 1-1.5% ही मुनाफा आप बढ़ते हुए देख रहे हैं, तो फ्लैट परफॉर्मेंस रही है। ऑपरेशनली अगर कुछ प्रेशर रहा है या नहीं ये देखना इंपॉर्टेंट जरूर रहेगा जहां तक CESC का सवाल है। इंटरेस्टिंग काउंटर है, पावर सेक्टर की कंपनी लंबे समय से एक रेंज में ही अटका हुआ है। देखते हैं इस नंबर्स के बाद अगर जोश आता है कि नहीं। फ्रंट लाइन नंबर्स तो ठीक ठाक ही हैं इसके। कुणाल जी एक बार देखें सर CESC। देखिए नीचे के लेवल्स पर इसमें बहुत शानदार एक अपमूव नीचे के लेवल से आता हुआ दिखा। दीपांशु स्टॉक में अच्छा हमने कंसोलिडेशन देखा है, ब्रेकआउट आया था 2-3 सत्र पहले, और अब नतीजों के बाद हम थोड़ा सा स्टॉक को नीचे जाता हुआ देख रहे हैं। मुझे लगता है कि एक बहुत मेजर सपोर्ट 70 रुपए के आसपास है। 70 के नीचे स्टॉक स्लिप करता है तभी कोई परेशानी है, अन्यथा जिनके पास पोजीशन है बने रहे। स्टॉक कुछ वक्त लेगा कंसोलिडेट करने में और उसके बाद मुझे लगता है वापस से ऊपर की यात्रा शुरू होगी, तो 70 के स्टॉप लॉस से होल्ड करें फिलहाल। ओके तो ये है आपके लिए CESC जहां पर रखनी है आपको नजर। मार्जिन स्टेबल हैं इसके, नजर रखेंगे इस पर। 9.7% के आसपास ही मार्जिन है। एबिटा भी स्टेबल है, बिल्कुल स्टेबल नंबर्स है, ऑलमोस्ट फ्लैट ही एक तरह से आप मान सकते हैं, तो कुछ ज्यादा बड़ा एक्शन इस समय स्टॉक पर हो भी नहीं रहा है। बट एक्शन हो रहा है इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना में, और ये इंटरेस्टिंग काउंटर है क्योंकि एक तो ये वायदा कारोबार से बाहर जाने वाला है अगस्त सीरीज से। अभी कुछ खबर भी आई थी ऑर्डर से रिलेटेड इनके लिए, तो दोनों तरफ से स्टॉक में आपको थोड़ा मूवमेंट भी दिख रहा है। एक बार सचिन जी से चार्ट पर भी राय ली जाए। सचिन जी स्पाइक हुआ है पिछले 15 मिनट में, एक करार भी इन्होंने किया है बैंकिंग सर्विसेज के लिए, जरा देखें सर इसका चार्ट। यहाँ पर प्राइस एक्शन पे तो काफी इंप्रूवमेंट है। इनफैक्ट पिछले 3 हफ्तों से जिस तरीके से इसने एक ब्रेकआउट दिया था लगभग अराउंड 450 का, एक मेजर हर्डल इसने काफी कॉन्फिडेंटली पार किया है, तो मुझे लग रहा है ये जो मोमेंटम मिला है ये मोमेंटम बरकरार ही रहना चाहिए। नीचे अगर डिक्लाइन आते भी है तो लगभग अराउंड 500 के आसपास का एक काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस नजर आ रहा है। एंड जिस तरीके से स्ट्रक्चर है मुझे लग रहा है लगभग अराउंड 685 से लेकर 700 के आसपास के स्विंग्स यहाँ पर कंफर्टेबली बन सकते हैं। तो अगर किसी की लॉन्ग पोजीशन है कैश में तो उसे रिटेन करने की सलाह होगी। स्टॉप लॉस आपको यहाँ से 510 के आसपास लगाना है ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस, एंड पोजीशन को रिव्यू करनी चाहिए लगभग अराउंड 685-700 के जोन में।
ओके, तो ये है आपके लिए इंटेलेक्ट डिजाइन अरीना, जहां पर ये स्टॉक एक्शन में आते हुए दिख रहा है। रेन इंडस्ट्रीज में भी एक मूव आती हुई दिख रही है, ये स्टॉक भी स्पाइक कर रहा है इस समय। जरा इसका भी चार्ट पुल अप करिए, 1.5% ऊपर रेन इंडस्ट्रीज है और पिछले कुछ मिनटों में थोड़ा एक्शन भी आया। सुमित जी देखें सर, रेन इंडस्ट्रीज 150 का लेवल इस समय। दीपांशु, रेन इंडस्ट्रीज के अंदर बाउंस बैक के संकेत मिल रहे हैं, लेकिन कोई बड़ी तेजी अभी नहीं लग रही है। बाउंस बैक पुल बैक जरूर देखने को मिल सकता है, जिसमें 152 से लेके 155 रुपए तक के लेवल रेन में देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक का जो नीचे में सपोर्ट है 145 का है, तो 145 का स्टॉप लॉस लगा के एक बार पोजीशंस होल्ड कर सकते हैं। 152 से 155 तक का मूव रेन में ऊपर की तरफ देखने को मिल सकता है। सिर्फ पुल बैक और बाउंस बैक पकड़ के चले इसको। और दीपांशु एक बिगुल भी बिल्कुल तैयार है। सुमित का सुपरहिट। सुमित जी बताइए। अनिल जी, बाय का स्टॉक मेरे रडार पे आया है। स्टॉक का अभी भाव चल रहा है 46 रुपए 25 पैसे, 46.25। स्टॉक का नाम है डीसीडब्ल्यू। डीसीडब्ल्यू के अंदर मोमेंटम बन रहा है। डीसीडब्ल्यू लास्ट 2 दिनों के हाई ब्रेक कर रहा है। डीसीडब्ल्यू में अब यहां से आने वाले दिनों में एक ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। जिन्होंने पोजीशंस बनाया वो लोग होल्ड करें, यहां पे फ्रेश खरीदारी कर सकते हैं। यहां से स्टॉक के अंदर एक बढ़िया मूव ऊपर की तरफ बनेगा, जिसमें 50 रुपए का पहला टारगेट बनेगा, 52 रुपए का दूसरा टारगेट बनेगा। स्टॉक का जो नीचे में चार्ट्स के ऊपर सपोर्ट दिखाई दे रहा है वो है 43 साढ़े 43 के पास, तो 43 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के डीसीडब्ल्यू में खरीदारी करें। 52 रुपए तक के लेवल जल्दी ही शॉर्ट टर्म में डीसीडब्ल्यू में ऊपर की तरफ देखने को मिलने चाहिए। खरीदारी करें डीसीडब्ल्यू। यह राय आपके लिए डीसीडब्ल्यू पर खरीदारी करने की आती हुई 52 रुपए के टारगेट के लिए 50 और 52 दो टारगेट रख लीजिए आप। ये है राय आपके लिए सुमित जी की तरफ। बढ़ते आगे और फोकस में एक स्टॉक जो लगातार सुर्खियों में है और वो है जोमैटो। आया वीकेंड पर रिजल्ट और रिजल्ट में कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें दिख रही है और उसके बाद टारगेट्स यहाँ पर 80 से 100 रुपए तक के आते हुए दिख रहे हैं ज़्यादातर ब्रोकरेजेस के। एक आध ऐसे भी है जो 50% के टारगेट रखते हैं। तो आइए जोमैटो में तेजी करें या मंदी, बुल वर्सेस बेयर। तैयार है आशीष और साथ ही नूपुर, दोनों मिलकर खतरनाक कॉम्बिनेशन बुल वर्सेस बेयर का खतरनाक। अच्छा, दोनों में ज्यादा वैसे आमतौर पर खतरनाक कौन ज्यादा होता है, बुल या बेयर? आमतौर पर कौन ज्यादा खतरनाक होता है, बुल या बेयर? बेयर। हाँ, तो फिर तो नूपुर का रोल रेड में भी है आज। ओके, नूपुर का रोल ठीक है। चलिए, तो बुल से करते हैं शुरुआत, क्योंकि खतरनाक उधर ज्यादा है। आशीष सर देखिए, सबसे पहला तर्क यही है कि अब काफी लोग कहते थे कि फाइनेंशियल्स में दम नहीं नजर आ रहा है, लेकिन अब देखिए दम नजर आ रहा है और समय से पहले नजर आ रहा है। क्योंकि देखिए मैनेजमेंट की तरफ से जो गाइडेंस थी कि Q2 FY24 तक यहाँ पर अगर आप देखें तो एडजस्टेड बेसिस पर एबिटा लेवल पर मुनाफा आएगा, वो समय से पहले आ गया है। और जो लॉस है इसमें भी टोटल आप देखिए काफी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। एडजस्टेड बेसिस पर कैसे मुनाफा दर्ज के आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट है कि फाइनेंशियल्स में अब आपको दम नजर आ रही है। बिल्कुल, फाइनेंशियल्स में दम नजर आ रही है, लेकिन ग्रोथ अगर स्लो होगी तो वो भी कम होती है, वापस से नजर आएगी। जब इन्वायरमेंट इन्फ्लेशनरी हो, महंगाई हो, तो डिस्क्रिशनरी जो एक्सपेंस होते हैं ना वो हम करते हैं, जिसके चलते कंपनी का भी जो फूड डिलीवरी का बिजनेस है वहाँ पे ग्रोथ काफ़ी कम नजर आ रही है। अगर एवरेज ट्रांजैक्टिंग कस्टमर्स भी देखें तो Q4 FY22 में करीबन 16 मिलियन के आसपास थे, वो बढ़कर 17 मिलियन हुए थे Q3 में, लेकिन वापस से घटकर 16 मिलियन हो गए Q4 में। तो जो ट्रांजैक्टिंग कस्टमर्स है अगर वो ही कम हो रहे हैं तो लॉस कैसे कम होंगे आगे चल के? नहीं, लॉस तो कम हो गया। देखिए मैं आपको बता भी देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप क्विक कॉमर्स को हटा दें और फिर नंबर एडजस्ट करके देखें तो पहली बार ऐसा हुआ है कि कंपनी ने जो है एबिटा लेवल पर मुनाफा दर्ज किया है। ट्रेंड भी आपके सामने रख देता हूँ। Q1 FY23 में इसी आधार पर अगर आप देखें तो 150 करोड़ का एबिटा लॉस था, जो कि इंप्रूव हुआ Q3 FY23 में करीब 38 करोड़ के आसपास, और अब का जो आंकड़ा है वो 28 करोड़ का। और इसी के चलते हमने देखा था कि सुबह स्टॉक में तेजी भी आई थी, क्योंकि पहली बार एडजस्टेड लेवल पर आप देखें तो कंपनी मुनाफे में आई है। बड़ी बात है। तेजी तो आ रही है, 60 पे अटका हुआ स्टॉक कब से, पर कोई बात नहीं। ONDC की बात कर लेते हैं। चर्चा में तो ONDC भी काफ़ी दिनों से, चाहे मोनोपोली कम करने का उनका मोटिव हो, किसी बिजनेस को बाहर करने का नहीं हो, लेकिन फिर भी अगर ONDC पे सारे प्लेयर्स आते हैं फूड ऑप्शंस वाले, तो ऑब्वियसली मार्केट शेयर कम होता हुआ दिखेगा इन प्लेयर्स के लिए। मोनोपोली कम होगी, कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो फिर मार्केट शेयर के ऊपर सवाल आ सकता है। मार्केट शेयर अभी काफ़ी अच्छा है कंपनी का, आप आर्ग्यू भी कर लोगे इस बात पर, लेकिन अगर इतने सारे प्लेयर्स, इतने सारे लोकल को अगर प्लेटफॉर्म मिल जाएगा और बेटर ऑप्शन मिल जाएंगे
तो क्यों ना एज ए कस्टमर हम भी ओएनडीसी नहीं, लेकिन देखिए क्या वो इतनी कैश बर्निंग कर पाएंगे और इतनी क्विक डिलीवरी आपको दे पाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से थोड़े दिन पहले आपने हमें समझाया था कि ओएनडीसी और जोमेटो का देखिए तो जो कस्टमर बेस है काफी अलग है। जोमेटो का कस्टमर बेस चाहता है कि समय पर डिलीवरी हो जाए, आप 10-5 रुपए ऊपर नीचे ले लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समय पे ऑर्डर मिलना चाहिए, तो कंपटीशन से कोई खतरा नहीं है। समय के साथ सब कुछ इम्प्रोवाइज होता है, ओएनडीसी भी हो जाएगा और वहां से भी आपको अच्छा कंपटीशन आते दिखेगा। कोई बात नहीं आशीष, घाटे की बात कर लेते हैं। लोग काफी बात करते हैं कि मुनाफे में आ गई, लेकिन घाटे में है अभी भी कंपनी और कब आएगी पता नहीं। साथ ही साथ 4 से 5% एबिटा मार्जिन करने का जो लक्ष्य है उसके लिए 7 से 8% का कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन आना जरूरी है। फिलहाल कंपनी से 5% के कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन करते हैं। आपने बोला ना कि कब आएगी पता नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। अगले 4 क्वार्टर को कंपनी को बड़े ध्यान से देखेगा और 4 क्वार्टर के बाद आप देखिए कि कंसोलिडेट लेवल पर, यानी अब तक मैं आपको एडजस्टेड आंकड़े बता रहा था, अगली 4 तिमाहियों के बाद आप इनके पूरे आधार पर कंपनी को देखिए कंसोल लेवल पर आपको बढ़िया इंप्रूवमेंट नजर आएगा। और शायद इसी के चलते आप देखिए कि जितने भी ब्रोकरेज हाउस हैं, बहुत सारी रिपोर्ट्स है मेरे पास, शायद मैं सारी पढ़ भी नहीं पाऊंगा, लेकिन सीएलएस से आप देखिए 70 से बढ़ाकर 80 का टारगेट दे दिया, मॉर्गन स्टैनली 74 से बढ़ाकर 85, सिटी खरीदारी के राय दे रहे 76 से 84 का टारगेट है, और गोल्डमैन सैक्स ने भी लक्ष्य में बढ़ोतरी की है। कुछ ना कुछ सोच समझ के ही बढ़ाया होगा लक्ष्य। अगली बार होपफुली अबुल वर्सेस बेरिया रिजल्ट रिव्यू में एडजस्टेड वर्ड यूज ना करें हम, तो प्रॉफिट्स गिनती में आ जाएंगे। लेकिन कोई बात नहीं, नोमुरा की रिड्यूस की रेटिंग है, 45 का टारगेट है। जेबी मॉर्गन की बात करें तो ओवरवेट की तो रेटिंग है, लेकिन उन्होंने टारगेट कट किया है, 100 से घटा के 90 कर दिया है। 100 से घटाकर 90 45 भी तो है आशीष। अरे आशीष खाली हंसो मत, लॉजिक भी दो, मतलब ऐसा थोड़ी है। 100 से 90 किया तो है ना। लेकिन सर फिर भी ठीक है, फिर भी अच्छा है, फिर भी अच्छा है। वैसे तो टारगेट ज्यादातर सारी कंपनियों के, ज्यादातर सारे ब्रोकरेजेस के ऊपर की तरफ ही है, राइट? ओके, तो ये है जोमेटो पर वाद विवाद, बुल वर्सेस बेयर। ओके, आप में से किसने अपनी पसंद से बुल बनाए, किसको अपनी पसंद से बेयर बनाया, किसको जबरदस्ती बनाया गया? सर मुझे जबरदस्ती बनाया गया है, और 2 पेज का डेटा जो आशीष लेके घूम रहे वो पूरा मैंने ही परोसा है प्लेट में। ओके, अब पता चल गया। देखिए, बिना मर्जी के भी आप जो बेयर बनिए, आपने अपना रोल कैरेक्टर में जो घुसकर आपने जो तर्क वितर्क कुतर्क जैसे भी तर्क होते हैं जो भी, वो जो सब किए वो सराहनीय है। हाँ, थैंक यू सर। अलग आप मतलब एक्टिंग तो उसी कहते हैं ना, परफॉर्मेंस तो ही है जो नेचुरल लगे। बिल्कुल। तो मतलब नहीं पसंद होते हुए भी आपने बेयर बने तो बहुत ही बढ़िया। आइए जरा बुल वर्सेस बेयर एक बार राय ली जाए कुणाल जी से। कुणाल जी, जोमेटो। अनिल जी देखिए, न केवल एक्टिंग कई बार ऐसे करनी पड़ती है, कई वकील होते हैं अनिल जी जिनको पता होता है कि उनका जो क्लाइंट है वो गलती कर रहा है, फिर भी अनिल जी बहुत अच्छा डिफेंस करते हैं। तो नुपुर ने वाकई में अनिल जी बहुत अच्छा काम किया है। नहीं वो तो ठीक है, नुपुर के काम की तो हम तारीफ कर चुके हैं, आप स्टॉक का बताओ। अनिल जी स्टॉक की भी तारीफ करनी चाहिए अनिल जी, चार्ट पे काफी सुधार हुआ है पहले की तुलना में, एक बेस बन गया है। वो बात ठीक है कि अभी तक मोमेंटम स्टॉक में नहीं लौटा है, लेकिन स्ट्रक्चर बहुत पहले से सुधरा है। अब इसमें केवल ब्रेकआउट की देर है और थोड़ा वक्त लेगा। इसमें ये तुरंत उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि तुरंत कोई बड़ा ब्रेकआउट होने वाला है, ये समय लेगा, क्योंकि हर लेवल पर लोग अटके हुए हैं। 70 जैसे स्टॉक पार करेगा जोमेटो तो फिर आपको इसमें एक जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी। तो मेरी राय में जिनके पास पोजीशन है बने रहे, नीचे के लेवल्स पर इसको अक्यूमुलेट करना चाहिए। ओके, तो ये राय है आपके लिए जोमेटो पर कुणाल जी की तरफ से। लेकिन बंसल जी भी अपनी तरफ से कुछ न कुछ राय देना चाहते हैं। जी बंसल जी फरमाएं सर। देखिए अनिल जी, मैंने आपको ना वो बिल भी भेजा अनिल जी। एक केक अनिल जी मेरे मित्र ने ऑर्डर करा था अनिल जी, सेम जोमेटो से और ओएनडीसी से। तो जोमेटो पे कॉस्टिंग आ रही है अनिल जी, सेम शॉप 219 रुपए और दूसरी जगह से 347 रुपीज। और अनिल जी पूरा प्रूफ आपके व्हाट्सएप पे मैंने भेज दिया है। तो ये है तथ्य अनिल जी, कोई खतरा नहीं है जोमेटो को अनिल जी। अच्छा, ओहो, मतलब हाँ 219 देख रहा हूँ, 2 पे 219। मैं तो एक बार चेक करके मैंने कहा ये मेरा कौन सा पेमेंट आ गया, मुझे देना पड़ेगा। पहले तो दाव में आ गया मैं। अच्छा, मैंने कहा ये बिना खाए पिए नहीं, कुछ केक और यहाँ पे पेमेंट आ गया। ओके, अरे इतना फर्क है, यस ये तो फर्क है। तो जो लोगों को लग रहा था कि शायद ओएनडीसी में जितना सस्ता मिलेगा या फिर ये वैसा कुछ है नहीं। चलिए, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो आइए बिगुल हिमांशु जी के लिए, हिटमैन हिमांशु। बताएं सर।
अनिल जी, पहले तो एक अपडेट है, सुबह आज 10 की कमाई में एलगी इक्विपमेंट्स में खरीदारी की राय दी थी, जो स्टॉक लगभग 18.5-19% अभी ऊपर था, अभी लगभग 16.5-17% अभी भी ऊपर है। तो जिन्होंने आज ही लिया था वहां पर पार्ट प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और बची हुई पोजीशन में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें, तो काफी अच्छा प्रॉफिट इंट्राडे में देखने को मिला। अब बीटीएसटी के तौर पर अनिल जी कोफोर्ज खरीदारी करके चलने की सलाह है। मिड कैप आईटी में क्लियर कट बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है और यहाँ पर ये एक हाई मोमेंटम स्टॉक है, वैसे भी चार्ट सेटअप काफी पॉजिटिव है। 4315 के स्टॉप लॉस के साथ कोफोर्ज के फ्यूचर्स में खरीदारी करें। 4420-4450 तक के टारगेट्स यहाँ पर मुझे लगता है कि टुवर्ड्स द क्लोज आज ही या फिर कल तक देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो कोफोर्ज एक और स्टॉक है जो आमतौर पर वागले साहब को पसंद आता है, लेकिन वागले साहब ने आज सोचा कि सुबह नहीं, शो की शुरुआत में एक बिगुल में बजा दूं, LTTS दे दूं, उसके बाद माई जॉब इज डन। उसके बाद बच्चे करते रहेंगे, कोई LTI माइंड ट्री देगा, कोई एम्फेसिस देगा, कोई कोफोर्ज देगा, मेरा तो काम हो गया। क्यों वागले साहब? अनिल जी बिल्कुल गलत है। मैं इनफैक्ट जी मैंने कोफोर्ज के भाई को चुना है। ओह, तो बिहुल हो जाए? हाँ, बिल्कुल हो जाए, और ट्विन ब्रदर है, अभी ज्यादा बेटर है, वो कल पता चलेगा। चलिए, बहुत ही बढ़िया। तो वागले साहब के लिए बिल्कुल वागले का वंडर। बताएं सर, कोफोर्ज का जुड़वा भाई जो कुंभ के मेले में बिछड़ा हुआ है। अनिल जी, परसिस्टेंट 5000 का एक मल्टीपल रेजिस्टेंस तोड़ा है, राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है। मुझे कल के दिन में ही इसमें 100 से 150 रुपए की मूव दिखती है। इसका ऑल टाइम हाई 5120 है। मुझे लगता है वो भी कल ब्रेक करेगा, तो यहाँ पर बाय करें। आपका स्टॉप लॉस 4990 का होना चाहिए और टारगेट 5120 का पहला टारगेट अगर आपने बीटीएसटी के तौर पे लिया है, पोजिशनल पे के तौर पे लिया है, तो ये 5280-300 तक जा सकता है। पोजिशनल का मेरा हफ्ते 10 दिन का व्यू है। ये थोड़ा सा लंबा व्यू लेते हैं, एक आध महीने का, तो ये मेरा 6000 का व्यू है। बहुत पैटर्न अच्छा बन रहा है, इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न वीकली चार्ट में बन रहा है। ओके, ये है आपके लिए राय परसिस्टेंट पर आती हुई वागले साहब की तरफ से। आइए कुणाल जी और राकेश जी अति उत्साहित होकर कल का काम आज ही करने के लिए हो रहे हैं तैयार, और बिगुल का वक्त है पिक ऑफ द डे का, जो कि वैसे कायदे से कल सुबह 8:30 बजे मिलनी चाहिए, लेकिन आज ही 3:15 बजे है, 3 बजे है आपके लिए तैयार। बताएं सर। यूपी गए हो ना अनिल जी, तो यूपी में एक चाय बनती है, खड़े चम्मच की चाय, मतलब उसमें चीनी इतनी डाली जाती है कि चम्मच जो होता है वो खड़ा हो जाता है। तो ये जो स्टॉक है अनिल जी, इंडेक्स का पार्ट है, और ये स्टॉक मतलब कि वर्टिकल खड़ी तेजी 100 रुपीज की दिखाने का दमखम रखता है। एक ओवरवेट खरीदारी की राय है ऑन TCS। बड़े चार्ज पर एक बड़ा रिवर्सल है, मच अवेटेड ब्रेकआउट, मच अवेटेड पॉजिटिव क्रॉसओवर बोथ ऑन लीडिंग एंड लैगिंग इंडिकेटर्स देखने को मिल रहा है। तो 100 रुपीज के अपसाइड का पोटेंशियल है नेक्स्ट 1 to 2 डेज। ओवर टू कुणाल जी। अनिल जी देखिए, बंसल जी ने चाय का जिक्र करके मूड खराब कर दिया अनिल जी, तो चाय की चर्चा मैं करूंगा बाद में, लेकिन पहले लेवल्स दे देता हूं। हमारी खरीदारी की राय TCS में है। चार्ट में एक पैटर्न बना है जिसको इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न कहते हैं। ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर दिख रहा है। हमें लगता है 3400 के लेवल्स स्टॉक में आते हुए दिखेंगे। 3400, 3450 ये लेवल्स इसमें आते हुए दिख सकते हैं। मौजूदा स्तरों पर बाय करके चले। स्टॉप लॉस रखना है 3250 पर। पहला टारगेट होगा 3375 का, दूसरा टारगेट 3425 का। ओके, तो सेक्टर लीडर TCS के साथ जा रहे हैं राकेश जी, कुणाल जी। कल का काम आज ही, और मोमेंटम में ये भी है। तो फ्राइडे के जबरदस्त एक्शन के बाद आज फिर से IT आपको लीडरशिप दिखा रहा है, और इस शो में ही देख लीजिए 6 कॉल्स IT सेक्टर की आपके लिए आ चुकी हैं ऑलरेडी। तो जबरदस्त एक्शन यहाँ पर बना हुआ है। ये अच्छा, आप लोगों में से कौन कौन है उत्तर प्रदेश से? किस किस उत्तर प्रदेश से कौन कौन है वैसे? अगर कुणाल जी, और अगर किसी का कोई उत्तर प्रदेश से गहरा नाता हो, मतलब नहीं भी हो वहाँ के, तो एक ही है। नहीं, आशु जी नहीं, प्योरली दिल्ली। ओके, तो है तो नजदीक है ना उत्तर प्रदेश और दिल्ली, तो एकदम बॉर्डर है ना। बॉर्डर है, साथ में ही है। बिल्कुल अनिल जी, हिल स्टेशन तो यूपी जाते हैं हमेशा। हाँ, ये खड़े चम्मच की चाय क्या होती है? ये आपने कभी भी?
नहीं अनिल जी मैंने पी तो नहीं है, मैं तो मतलब सुनी भी नहीं, चाय भी लिमिटेड पीता हूँ, सुनी भी नहीं। बट अनिल जी वो जो जी जी एक मिनट जरा पहले मैं कितना नहीं मालूम है आशु जी को वो तो पता कर लूं। जी सर। नहीं अनिल जी ये जो क्या होता है कि जो ये वर्कर्स वगैरह होते हैं जो मीठी चाय ज्यादा पीते हैं, हाँ। वो मतलब चीनी ज्यादा डालते हैं। अच्छा। तो अनिल जी वो मतलब ऐसा नहीं होता कि खड़ा चम्मच लिटरल होता है, लेकिन वो एक कहावत है। हाँ। जो चीनी ज्यादा पी के ज्यादा डाल के चाय पीता है उसके लिए अनिल जी। अच्छा तो मतलब बंसिल जी की स्पिरिट समझिए अनिल जी। वही भावनाओं को ही समझने की कोशिश करो, नहीं समझ पाया ना भावना इसलिए। तो मतलब बंसिल जी कहना ये चाहते हैं कि चाय में चीनी नहीं डाली जाती, चीनी में चाय डाली जाती है। जी कुणाल जी। अनिल जी देखिए भावनाएं तो अनिल जी मेरी आहत हुई। अनिल जी कल था अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। हाँ। तो अनिल जी इतने ढेरों संदेश आए अनिल जी, जिसको देखो मुझे संदेश भेज रहा था, चाय दिवस की शुभकामनाएं भेज रहा था, लेकिन एक भी व्यक्ति ने अनिल जी चाय पिलाने की अनिल जी कोशिश नहीं की। तो अनिल जी कल बड़ा दुखी हुआ अनिल जी में। वो चाय पिलाने की पेशकश तो बहुत सालों पहले आई थी, इंक्लूडिंग ये जो खड़े चम्मच वाले बंसल जी अनिल जी। हाँ वहाँ तो आपका जायज बनता है, लेकिन वैसे चाय पिलाने की जो पेशकश आई थी कई सालों पहले आई थी, उसके बाद कभी आई नहीं। जब स्वतंत्र पिक्चर रिलीज हुई थी राजेश खन्ना टीना मुनीम जी की, बस उसके बाद कभी वापस आई नहीं। हाँ जी आशु जी। अनिल जी मैं बंसल जी की तरफ से मतलब ये तो एज ए लॉयर बोलना चाहता हूँ कि क्या इंटरनेशनल लिकर डे पे, अल्कोहल डे पे तो कुणाल जी ने क्या विश किया तो ऐसा क्यों एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं? मैं भी टू गुड। लेकिन इसमें मैं कुणाल जी की तरफ हूँ इस मामले में। कुणाल जी का पेय पदार्थ बंसल जी पी सकते हैं, बंसल जी का कुणाल जी नहीं पी सकते, तो इसलिए मैं कुणाल जी के साथ हूँ इस मामले में, क्योंकि मैं भी उसी कैटेगरी में आता हूँ। ओके तो चलिए ये ABFRL के नतीजे आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए दिख रहे हैं। जल्दी से एक बार रख दें आपके सामने रिजल्ट किस तरह के आते दिख रहे हैं। 128 करोड़ का घाटा आया, यही हमारा अनुमान भी था। अनुमान के मुताबिक घाटे का आंकड़ा आता दिखा है। आय का अनुमान हमारा है 2743, 2743 करोड़ का। जरा देख लेते हैं कि किस तरह की आय का आंकड़ा आता हुआ दिखेगा। लेकिन घाटे का अनुमान एग्जैक्टली वो का वो जो अनुमान था। वाह किसने बनाया इतना बढ़िया पोल, एकदम अनुमान बिल्कुल बैंग ऑन टारगेट। कंसोलिडेटेड बेसिस पर 32 करोड़ का जो नुकसान है वो आपको दिखेगा। मुनाफे से घाटे में आती हुई दिख रही कंपनी। और कोई डेटा अगर आए तो हम आपके सामने, माफ कीजिएगा, 32 करोड़ के मुनाफे से 128 करोड़ का घाटा आता हुआ दिख रहा है। तो घाटा आया है 128 करोड़ का हमारे अनुमान के मुताबिक भी। और कोई डिटेल्स आ रही है? बिल्कुल सर, तो इनके जो नए वेंचर्स हैं उसकी तरफ से मुनाफे पर असर पड़ने वाला है, ये हमारा अनुमान था और आई थिंक वैसा ही आते हुए दिखा है। एड स्पेंड्स भी बढ़े हैं तो उसकी वजह से थोड़ा मार्जिन्स और बाकी ऑपरेशंस पर भी आपको असर आते हुए दिख सकता है। 2780 करोड़ के आसपास की इनकी आय आई है, माफ कीजिए 2880 करोड़ की आय आई है। हमारा अनुमान 2743 करोड़ का था। तो अनुमान से तो बेहतर आय का आंकड़ा आपको आते हुए दिखा। चलिए ये तो अच्छी बात है, बट आई थिंक ऑपरेशनली भी नंबर्स कुछ ज़्यादा खास नहीं है। अगर ऑलरेडी मुनाफे से घाटे में आई है कंपनी और रेवेन्यू ग्रोथ आप अनुमान से बेहतर देख रहे हैं तो डेफिनेटली ऑपरेशनल फ्रंट पर भी थोड़ी वीकनेस इसमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए आपको, ये क्लियर होते हुए दिख रहा है। तो AB फैशन फर्स्ट कट नंबर्स थोड़े मिले जुले हैं, मुनाफे से घाटे में आई है बट अनुमान मुताबिक है। आय का आंकड़ा डेफिनेटली आपको अनुमान से बेहतर आते हुए दिखा है। देखते हैं कामकाजी मुनाफा कहां पर आने वाला है। तो हमारा अनुमान है 373 करोड़ से घटकर 263 करोड़ का आना चाहिए। तो ऑपरेशनल भी थोड़ा प्रेशर इस पर दिखेगा। जब तक नंबर्स आते हैं एक बार जरा कुणाल जी से चार्ट्स पर राय भी ली जाए। कुणाल जी जरा देखें सर AB फैशन। देखिए चार्ट पर लगातार हम एक दबाव देख रहे हैं दीपांशु, लेकिन मुझे लगता है कि मौजूदा स्तरों के आसपास यानी कि 185 के आसपास स्टॉक में एक बड़ा सपोर्ट है और अब ये स्टॉक काफी करेक्टेड है, ओवरसोल्ड है। तो इन स्तरों पर कोई बिकवाली की मेरी राय नहीं है। जिनके पास पोजीशन है बने रहें और स्टॉक पे मुझे लगता है मौजूदा स्तरों के आसपास आपको कुछ स्टेबिलिटी लौटते हुए दिखेगी, तो होल्ड करने की राय। तो ये है आपके लिए AB फैशन होल्ड करने की राय। बाय द वे जो कंसोलिडेटेड लॉस आ रहा है कंपनी का वो अब थोड़ा और बढ़कर आ रहा है। आई थिंक इसमें थोड़ा एक और एडजस्टमेंट भी है जो हमारी टीम निकालने की कोशिश कर रही है, बट ओवरऑल अर्निंग्स फ्रंट पर कुछ ज़्यादा अच्छे लग नहीं रहे हैं इसके नंबर्स AB फैशन के साथ। खबरों में भी रहे, पोजीशंस भी हुआ है, इन्होंने अपना कारोबार एक्सपैंड भी किया है। जो आय आपको बढ़कर आती हुई दिख रही है वो इसलिए भी है क्योंकि रीबॉक और TMRW का जो कंट्रीब्यूशन है वो इस बार मैच भी किया हुआ, तो इसलिए बेस में भी आप अच्छी बढ़त इनके देख रहे हैं क्योंकि पिछली बेस के मुकाबले कुछ नए प्रोडक्ट्स इनके ऑलरेडी एड्स हुए हैं। बट ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑपरेशनली थोड़ी प्रेशर वाली ही दिख रही है।
94 करोड़ का घाटा है अनिल जी, तो अनुमान से भी खराब घाटा आया है। अगर आप एडजस्टमेंट्स के बाद आंकड़ा देखें तो और ज़्यादा खराब आपको नंबर यहाँ पर दिख रहे हैं एबी फैशन के। ऑपरेशनली भी मैं आपको एक बार जरा हाईलाइट कर दूं किस तरह की परफॉर्मेंस यहाँ पर आपको आती हुई। देखिए मार्जिन्स पर भी हम प्रेशर एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं इनके, एसेंशली ये क्लियर हो रहा है। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। बट एबी फैशन डेफिनेटली अच्छे नहीं है। बट ए लेटर का एक और काउंटर है अशोक लेलैंड, इसके भी आने वाले हैं नतीजे। आइए चलते हैं कुशल के बाद जानने के लिए कैसे रहेंगे अशोक लेलैंड के नतीजे। कुशल बताइए। देखिए दीप, नंबर्स तो अच्छे रहने का अनुमान है हर एक पैरामीटर पर, क्योंकि कंपनी की वॉल्यूम में बेहतर ग्रोथ रही है। करीबन 22.5% वॉल्यूम ग्रो कर लगभग 59,697 यूनिट्स ये हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं, और इसी वजह से कंपनी की ओवरऑल रेवेन्यू फ्रंट पर अच्छी ग्रोथ रहने की उम्मीद लगाकर चल रहे हैं। और रियलाइजेशंस भी करीबन 10 से 11% की ग्रोथ यहाँ पर रह सकती है, और 20 लाख रुपए प्रति यूनिट के आसपास हमें लग रहा है कि रियलाइजेशंस आने का अनुमान है। जहाँ तक आय की बात है, करीबन 34.5% की ग्रोथ के साथ 11,760 करोड़ रुपए का आंकड़ा कंपनी दर्ज कर सकती है, और कामकाजी मुनाफे के लिहाज से भी 52-53% की ग्रोथ 1183 करोड़ ये एक आंकड़ा है जो कि ऑपरेशनल फ्रंट पर कंपनी की रिपोर्टिंग हो सकती है। जहां तक मार्जिन का सवाल है, 8.9% के मुकाबले 10.1% एक्सपेक्टेड है, और मुनाफा आप देखिए रिपोर्टेड बेसिस पर तो वो होगा 901 करोड़ का के मुकाबले 670 करोड़, पर पिछले साल एक्सेप्शनल गेन था 470 करोड़ रुपए का। तो अगर उसको एडजस्ट करके आप देखेंगे तो एडजस्टेड बेसिस पर मुनाफा आपको लगभग 60% की ग्रोथ दिखाता हुआ नजर आएगा, और 670 करोड़ रुपए का आंकड़ा कंपनी इस बार ही रिपोर्ट कर सकती है। तो लार्जली हर एक पैरामीटर पर कंपनी की अच्छी प्रदर्शन की उम्मीद है, और साथ ही सीवी का जो अनुमान है आगे चलकर, जो सीवी को लेकर आउटलुक है इनका, और क्या कौन से नए लॉन्चेज FY24 में, यहाँ पर आपको फोकस रखना है। और इसी वजह से अशोक लेलैंड क्या है, नंबर्स अगर अच्छे पोस्ट करता है तो रिएक्शन भी आपको देखने को मिल सकता है। ओके तो अशोक लेलैंड, इस पर देखते हैं कैसी परफॉर्मेंस आपको आती हुई दिख सकती है। एक बार चार्ट चेक भी ले लिया जाए। सत्य जी एक बार देखेंगे सर, अशोक लेलैंड का चार्ट थोड़ा कमजोर है, 2 रुपए नीचे। दीपांशु, आज के सत्र में थोड़ी सी यहाँ पर कंसोलिडेशन रेंज है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग ही रहा है। पिछले 4 हफ्तों से लगातार यहाँ पर एक अच्छी हाइट ऑफ हायर बॉटम सीक्वेंस नजर आ रही है। नीचे सपोर्ट काफी अच्छी तरह डिफाइंड है 150 के आसपास का, तो मुझे लग रहा है 149 के स्टॉप लॉस के साथ अभी भी यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन ही रेकमेंड की जा सकती है। ओवरऑल एक्सपेक्टेशन होगी कि 157 158 के आसपास के स्विंग्स बन जाए पोस्ट द रिजल्ट अनाउंसमेंट। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है खरीदारी की अगर किसी की पोजीशन है तो रिटेल की जा सकती है 149 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके तो ये है आपके लिए अशोक लेलैंड, जिस पर आपने है आपको नजर प्रेशर में है ये काउंटर। आइए वागले साहब है हमारे साथ तैयार एक बिगुल के लिए साथ। बिगुल, वागले का वंडर। बताएं सर। दीपांशु, ये स्टॉक आईटी स्पेस में है, सुबह कवर हुआ तो मुझे पता नहीं, लेकिन पैटर्न ये सबसे अच्छा लग रहा है मुझे। ये फ्रंट रन वाला स्टॉक है। विप्रो को BTST करके चलना चाहिए, 395.50 का करंट भाव है। मुझे लगता है ये कल के दिन में ही 405-410 के लेवल दिखा सकता है। आपका स्टॉप लॉस एक 3 रुपए नीचे होना चाहिए, 390, 150, 392 का। 405 का पहला टारगेट, 410 का दूसरा टारगेट। 405-410 विप्रो खरीदारी करने की राय आपके लिए आती हुई दिख रही है। ये है खरीदारी की। तो आज वागले साहब ने हैट्रिक लगाई है क्लोजिंग शो में। LTTS, कोफोर्ज, विप्रो चौका लगाना है तो बता देना वागले साहब। चौथा स्टॉक अभी हमारे पास समय है आराम से बहुत सारा, तब तक आइए जय ठक्कर है हमारे साथ तैयार। वक्त है कैश का ऑप्शन। जय जी, बताइए जी। वेरी गुड आफ्टरनून टू यू अनिल जी, एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू यू दीप। अनिल जी, यहाँ पे निफ्टी में अगर आप देखें तो डेफिनेटली स्ट्रेंथ क्लियर कट नज़र आ रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब 18,200 एक सपोर्ट है, एंड वो सपोर्ट अब ब्रेक नहीं होना चाहिए एटलीस्ट टिल दी टाइम ऑफ एक्सपायरी इज व्हाट आई एक्सपेक्ट गोइंग फॉरवर्ड। और मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग 18,400 तक के लेवल्स देखने मिल सकते हैं अनिल जी। सो मैं 2 रिकमेंडेशंस दे रहा हूँ अनिल जी। पहला तो निफ्टी पर दे रहा हूँ 18,250 के स्ट्राइक का इन द मनी कॉल ऑप्शन खरीदने का, जो 119 पर अभी ये ट्रेड कर रहा है, इसको खरीदना चाहिए अनिल जी। एंड यहाँ पे ऑन क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रखना होगा अनिल जी। तो 119 पर खरीदे इन द मनी स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 18,250 का,
यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा 73 का ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। जब तक इसके नीचे बंद नहीं होगा इसमें बने रहे। टारगेट्स ऊपर में जो आ रहे हैं इसके 175 एंड 198, 200 भी कर सकते हैं जी। तो 175, 200 ये दो टारगेट्स के लिए खरीदना है। 18,250 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन निफ्टी का। बैंक निफ्टी में भी यानी जी एक स्ट्रैटेजी है। देखिए यानी जी बैंक निफ्टी बहुत ही क्लियर कट रेंज में है। मैंने शुक्रवार को भी लॉन्ग स्ट्रैंगल इस पे इनिशिएट करने को कहा, जिसमें आई एम श्योर कि ट्रेडर्स अभी भी है 25-30 पॉइंट्स डाउन है। हमने जो प्रीमियम कंबाइंड रिस्क बनाई वहाँ से, बट देन स्टॉप लॉस नहीं हुआ है, अभी भी बने रहे। बिकॉज इसीलिए मैंने वो लॉन्ग स्ट्रैंगल आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस में इसीलिए दिया था सो दैट अगर ब्रेकआउट नहीं आता इमीडिएटली तो ट्रेडर्स बने रह सकते हैं उसमें। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे आपको 44,200 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन जो 105 रुपये पर ट्रेड कर रहा है जी, यहाँ पे आप 25 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ ऑन क्लोजिंग बेसिस, यहाँ पे भी क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस लगाइएगा। बिकॉज ये अगर कंसोलिडेशन और थोड़ा चला एक आध दिन देन मे बी प्रीमियम्स नीचे आएंगे, बट आई एम श्योर कि इसमें से ब्रेकआउट आना ही है यही वीक। एंड आई डोंट थिंक ये रेंज के अंदर एक्सपायरी खत्म होगा। सो 44,200 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन 105 पे आप 25 रुपये के क्लोजिंग बेसिस के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करें। टारगेट आप यहाँ पे 220 से लेके 300 के लगाइए। सो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बनेगा यहाँ पे भी। तो 220 से 300 के टारगेट्स के लिए ये आपके लिए राय आ रही है जय की तरफ से। बैंक निफ्टी 44,200 का कॉल खरीदने की और साथ ही निफ्टी 18,250 के कॉल पर खरीदारी करने की। तो इंडेक्स पर भरोसा जय का इस समय बरकरार आपको दिख रहा है। स्टॉक्स भी आपको एक्शन में दिखेंगे। एक स्टॉक जिसमें जबरदस्त मूव आई है वो है डिक्सन टेक का। इसके आने वाले हैं नतीजे, एक बार नुपुर से जानते हैं कैसी रहेगी परफॉर्मेंस। नुपुर, स्टॉक में तो जबरदस्त तेजी बन रही है, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है बाजार? एक्सपेक्टेशन तो ये है कि नतीजे भी अच्छे आ सकते हैं, क्योंकि क्रॉम्पटन कंज्यूमर का जो इलेक्ट्रॉनिक कंज्यूमर सेगमेंट था वो आउट परफॉर्मेंस आती हुई दिखी थी। तो यहाँ पे भी एक्सपेक्टेशन यही है कि कंपनी की आय करीबन 5% से बढ़कर इस बार 3103 करोड़ के आसपास आती दिखेगी। कामकाजी लेवल पे देखें तो जो मुनाफा होगा वो 19% से बढ़कर इस बार अनुमान है कि 140-145 करोड़ के आसपास आ सकता है। इनफैक्ट मार्जिन का भी इस बार एक्सपेंशन का मोड है, और जो 4% के मार्जिन कंपनी ने पिछले साल इसी समय पे किए थे वो 4.5% के आसपास आ सकते हैं मार्जिन पे। मुनाफा भी देखें तो 15% की ग्रोथ लेके चल रहे हैं। 73 करोड़ के आसपास आपको मुनाफा आते दिखेगा। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स लाइटनिंग सेगमेंट जो है कंपनी को, वहां से उम्मीद है यहाँ पे अच्छी ग्रोथ आती दिख सकती है। बाकी के जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स कंपनी में भी यहीं से ग्रोथ आती हुई नजर आई है। मोबाइल सेगमेंट हालांकि यहाँ पे ग्रोथ थोड़ी धीमी हो सकती है, कमजोर एक्सपोर्ट मांग के चलते मोबाइल सेगमेंट पर इस क्वार्टर में भी आपको असर आ सकता है। लेकिन ग्रॉस मार्जिन में पूरी उम्मीद है कि सुधार होते हुए नजर आएंगे, जिसका सीधा इम्पैक्ट आपको कामकाजी लेवल पर भी दिखेगा। बदलते सेल्स मिक्स के चलते मार्जिन में सुधार और आगे चल के मैनेजमेंट की कमेंट्री, मैनेजमेंट हर साल अपना गाइडेंस देता है, तो FY24 के लिए जो गाइडेंस देने वाला है उस पर नजर रहने वाली है। बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस होने वाला है वो, क्योंकि पिछली बार कंपनी ने अपना गाइडेंस कट किया था, तो इस बार मैनेजमेंट की कमेंट्री गाइडेंस में इंपॉर्टेंट रहेगी। तो ऑल इन ऑल अगर आप देखें तो इस बार अनुमान है कि अच्छे नतीजे आ सकते हैं डिक्सन के। ओके, तो डिक्सन टेक पर रखिएगा नजर। स्टॉक में भी आपको बढ़िया मोमेंटम दिख रहा है। हिमांशु जी, एक बार जरा चार्ट्स भी देख लें सर। 6% ऊपर है आज, कल आएंगे इसके नतीजे? एक इंटरमीडिएट टर्म रैली के लिए तैयार है। इनफैक्ट आज की जो स्ट्रेंथ है मुझे लगता है ये आगे भी जारी रह सकती है। अगर नंबर्स के बाद किसी तरह की कोई वॉलेटिलिटी देखने को मिलती है और स्टॉक करीब 3,050 के आसपास आता है, तो मुझे लगता है वो खरीदारी के अच्छे मौके हैं। मेरा मानना है आने वाले कुछ हफ्तों में स्टॉक 3,400 3,500 तक जाने का पोटेंशियल रखता है। ओके, तो 3,500 तक के पोटेंशियल रखने वाला है डिक्सन टेक। इस काउंटर पर रखनी है ना आपको नजर। बट एक तरफ जहां डिक्सन टेक में एक बड़ी रैली आ रही है, ग्लैंड फार्मा जैसा, इसको पुल अप करिए। 2 दिन में जबरदस्त पिटाई हुई है इस काउंटर की। फ्राइडे के सेशन में हमने देखा था भारी गिरावट आ रही थी। आज देखिए वापस आपको भारी गिरावट आ रही है। और यही नहीं, अगर आप इसके आईपीओ के बाद की रैली और उसके बाद की परफॉर्मेंस देखें तो प्री आईपीओ या ऑलमोस्ट आईपीओ के लेवल्स पर आपको ये काउंटर आते हुए दिख रहा है। ऐसा सडनली क्या हो गया जो ग्लैंड फार्मा इतनी बड़ी गिरावट आ रही है? आइए जरा समझते हैं वरुण के साथ। वरुण बताइए, नतीजों का ही रिएक्शन है या कुछ और भी चल रहा है यहाँ पर? दीप, खासकर यहाँ नतीजों का ही रिएक्शन आपको देखने मिला, क्योंकि इस कंपनी के नतीजे काफी खराब थे और आईपीओ लेवल पे पहुंचा है वॉल्यूम के लिहाज से। अगर आप देखते जिस दिन इसकी लिस्टिंग हुई थी 20 नवंबर को, तब इस कंपनी में जो वॉल्यूम्स हुए थे करीब 1.13 करोड़ शेयर्स के हुए थे, और आज ऑलमोस्ट
सेकंड हाईएस्ट लेवल पे पहुंच चुका है। ऑलमोस्ट 1 करोड़ शेयर्स का वॉल्यूम जो है इस काउंटर में हो चुका है। 2 दिनों में स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो करीब 35% के आसपास की गिरावट जो है वो देखी गई है। इनफैक्ट जो हाई था या फिर इशू प्राइस था इस कंपनी का, वहां से स्टॉक 40% नीचे है और जो लाइफ हाई इस कंपनी ने बनाया था वहां से अगर देखेंगे तो 80% के आसपास की गिरावट जो है इस काउंटर में आ चुकी है। 12 अगस्त 2021 को 4350 के आसपास का लाइफ हाई स्टॉक ने बनाया था और आज जो है लाइफ लो जो है वो स्टॉक ने बनाया है। खासकर अगर आप देखेंगे तो इस कंपनी के जो नतीजे हैं उसके बाद स्टॉक की लगातार पिटाई हो रही है। नतीजे खराब काफी ज्यादा थे। अब आय में देखिए करीब 29% के आसपास की गिरावट थी, एबिटा में 52% की गिरावट थी और मुनाफे में करीब 72% के आसपास की गिरावट देखने मिली। अब ये गिरावट हुई क्यों? देखिए दरअसल इस कंपनी के एक पार्टनर है, उन्होंने यूएस में बैंकरप्सी फाइल की है जिसके चलते ओवरऑल वॉल्यूम्स जो है उसमें कमी आई है। इस कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स है मॉलिक्यूल्स एनॉक्सपेरिन और हेपरिन सोडियम, इसमें चाइनीज प्लेयर्स जो है उनके तरफ से कंपटीशन लगातार बढ़ते जा रहा है तो उसका इंपैक्ट हो रहा है। इनकी एक फैसिलिटी है डुंडागल फैसिलिटी, वहां पे अगर आप देखेंगे तो प्रोडक्शन बंद होने का भी इंपैक्ट हुआ और यूएस के मार्केट में वैसे भी प्राइसिंग प्रेशर काफी ज्यादा है जिसका इंपैक्ट इस कंपनी के ओवरऑल नतीजों पे देखने मिला है। और अगर आप पिछले कुछ साल में देखेंगे तो इस कंपनी के नतीजे वैसे ही खराब होते जा रहे हैं, खासकर मार्जिन फ्रंट पे। आप FY22 में देखते 4400 करोड़ की आई थी, इस बार 3625 करोड़ है। पिछले साल मुनाफा 1212 करोड़ का था, इस बार 781 करोड़ के आसपास है। मार्जिन अगर आप देखेंगे तो जब इसका IPO आया था करीब 40% के आसपास के मार्जिन जो है ये कंपनी डिलीवर करती थी। अब अगर आप देखेंगे तो मार्जिन गिर के महज 28% के आसपास रह चुके हैं और ये भी बड़ा कारण है जिसके कारण आप देख रहे हैं कि लोगों ने अब इस स्टॉक को बेचना शुरू कर दिया है। इनफैक्ट ब्रोकरेज हाउसेस भी अगर आप देखेंगे तो मॉर्गन स्टैनली आज यहाँ पे डाउनग्रेड किया है, टारगेट काटा है 2072 से काट के सीधा आधा 1035 और सिटी ने भी प्राइस टारगेट काटा है 1200 से काट के 925 के आसपास का कर दिया है। तो एक स्टॉक जो कि फेवरेट हुआ करता था आज सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड है या फिर सबसे ज़्यादा सेलिंग कर रहे हैं। तो बेसिकली ये ग्लैंड फार्मा की स्टोरी है अर्श से फर्श तक। और जो इन्होंने टारगेट कट किया तो स्टॉक तो ऑलरेडी उसके नीचे उसके नीचे ही आ गया और नीचे क्या टारगेट्स आने पड़ेंगे। बट भारी पिटाई हुई है इस काउंटर की। जो हाई इस काउंटर का है लाइफ हाई बना है करीब 4300 का लाइफ हाई कंपनी ने बनाया था ऑलमोस्ट 2 साल पहले। वहाँ से अगर आप देखेंगे तो 80% वैल्यू इसकी जा चुकी है। सिर्फ इसी साल हमने देखा है कि ऑलमोस्ट आधी हो चुकी है इस कंपनी की वैल्यू। तो काफ़ी भारी भरगम पिटाई हो रही है ग्लैंड फार्मा की। नजर रखें इस काउंटर पर। एक बार जरा बंसल जी से चार्ट पर भी राय ले ली जाए। बंसल जी जरा देखें सर, ग्लैंड फार्मा आज तो 900 के भी नीचे आ गया है। जी दीपांशु, चार्ट्स काफी खराब हैं। अब तो टोटली डिस्टॉर्शन ऑफ चार्ट्स हैं। जो कई लोगों को लग रहा था कि शायद 1170 के अराउंड एक बेस बन रहा है, वो भी टूट चुका है और खुले गहरे पाताल की तरफ जा रहा है। तो सैरन रॉली वाला काउंटर है और जिस तरीके का चार्ट पर डिस्टॉर्शन है, मेरी एक हिदायत है कि किसी भी तरीके की एडवेंचर करने की जरूरत नहीं है। दूसरे अच्छे विकल्प उपलब्ध हैं, तो ग्लैंड फार्मा से दूर रहने की राय है। ओके, तो ये है आपके लिए ग्लैंड फार्मा। दूर रहिए, बॉटम फिशिंग मत करिए। लेकिन बंसल जी खुले गहरे पाताल में जाएगा, अंधेरे गहरे पाताल में खुले नीले आकाश का विपरीत विलोम शब्द जो होगा वो अंधेरे गहरे पाताल में जाएगा। ठीक है नहीं, ठीक है अनिल जी। दिक्कत क्या होती है ना कि वो जैसे आप कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखते हो, तो जैसे ही फॉरेन लैंग्वेज सीखने की कोशिश करते हो तो इंग्लिश खराब हो जाती है, और इंग्लिश सीखने की कोशिश करो तो थोड़ा अनिल जी प्रभाव हिंदी पे भी आता है। तो आई होप अनिल जी आप और व्यूअर्स इसको समझ पाएंगे। अनिल जी पड़ रहा है हम समझ सकते हैं, आप जो सीख रहे हो उसका हम सब पर असर काफी आता हुआ दिख रहा है। आइए 3 बीस की स्ट्रेटेजी। अली कुछ नहीं बदला है, ग्लोबल स्क्रीन वैसी की वैसी है, एकदम फ्लैट है सर। अमेरिकी फ्यूचर्स कुछ करने के मूड में अभी नहीं है। यूरोप में भी ठीक ठाक एक्शन है, कच्चा तेल रेंज में है। रुपया 18 पैसे कमज़ोर था, अभी भी 18 पैसे कमज़ोर ही बना हुआ है। और कुछ ऐसा बड़ा इवेंट भी नहीं है अमेरिका में 1-2 दिन के लिए, उसके बाद ही आएगा जो भी आना है। तो ठीक है सर, क्या करके जाए। 100 पॉइंट ऊपर निफ्टी, 100 पॉइंट अच्छी मजबूत क्लोजिंग हो रही है दीप। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात भारतीय बाजारों के लिए है नहीं। लॉन्ग पोजीशन है तो डेफिनेटली होल्ड करनी चाहिए। फ्रेश बनानी चाहें तो आप अभी भी बना सकते हैं, एक ही कंडीशन पे कि 125-150 पॉइंट अगर गलती से नीचे खुल जाए तो मैं और खरीदूंगा, नहीं तो कल सुबह आके ले लीजिए, क्योंकि स्क्रीन पर ही बढ़ता है बाजार। तो गैप से तो ऊपर नीचे होता नहीं है ज़्यादा, मौका रोज देता है। अगर आपसे समझो फ्राइडे को हमने ये कहा था कि मत खरीद के जाइए, सोमवार सुबह देखिए, सोमवार आज
वही लेवल पे आपको मिला है। तो आपको ओवरनाइट पोजीशन रिस्क नहीं रखनी है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर पड़ा है तो वो होल्ड जरूर करें। जिन्हें डर लगता हो 18,100 का पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं, ज़्यादा प्रीमियम लगेगी भी नहीं। और जो लोग शॉर्ट हैं और अगर हेज करना चाहें तो 18,450 का कॉल ऑप्शन खरीद कर हेज कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 43,500 44,000 ये रेंज है आपके लिए। अगर आप शॉर्ट हैं 44,000 का पुट ऑप्शन खरीद कर कॉल ऑप्शन खरीद कर अपने आप को हेज कर सकते हैं। और अगर लॉन्ग है तो 43,500 का पुट ऑप्शन खरीद कर अपने आप को हेज करें। लॉन्ग पोजीशन बनाने की राय निफ्टी में है। शॉर्ट पोजीशन अगर आपकी बैंक निफ्टी में है तो थोड़ा होल्ड कर सकते हैं एक दिन और। हालांकि व्यू तो वहाँ पर भी तेजी का ही है, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा सा कमज़ोर बंद हो रहा है, निफ्टी अच्छी मजबूती के साथ बंद हो रहा है। तो वहाँ पर निफ्टी को बचाने के लिए काफ़ी लोग हैं, अब काफ़ी सेक्टर्स हैं, सो इसलिए वहाँ लॉन्ग पोजीशन बनाए रखने में समझदारी है। और अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं, थोड़ी खरीदना चाहते हैं, एक ही कंडीशन पे कि नीचे खुलेगा तो आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे और खरीदेंगे। अगर वो हिम्मत है तो ही खरीदिए, बाकी नहीं। ठीक है, चलिए ये है आपके लिए अनिल जी की तरफ से क्लियर स्ट्रैटेजी। बैन में भी कई सारे स्टॉक हैं, हालांकि कल फ्राइडे के सेशन में हमने देखा 2 स्टॉक निकल कर आ गए। अब क्या हो सकते हैं बदलाव, जानते हैं आशीष के साथ। आशीष, अभी भी 6 स्टॉक्स हैं वायदा कारोबार के बैन में, बताएं क्या होंगे बदलाव। दीपांशु, लिस्ट थोड़ी सी कम हो जाएगी क्योंकि इनफैक्ट 3 स्टॉक तो ऐसे हैं जो पक्का बैन से बाहर आ जाएंगे और एक की भी पॉसिबिलिटी नजर आ रही है, जिसकी स्लाइड पॉसिबिलिटी वो पहले बताता हूँ। ABFRL, यहाँ पर नतीजे भी आ गए हैं अभी 80.74, यानी करीब करीब राउंड फिगर समझ लीजिए कि 81% है मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट। 80% से नीचे आते ही स्टॉक बैन से आ जाएगा, हो सकता है, समय भी थोड़ा सा बचा हुआ है, 5 मिनट है अभी भी। डेल्टा कॉप 80% से नीचे, GNFC करीब 80% के आसपास ही और बलरामपुर चीनी 73% है। निश्चित हो गया कि 3 स्टॉक तो आपके बैन से बाहर आ जाएंगे। ABFRL स्लाइड पॉसिबिलिटी के बैन से बाहर आ जाए। सामने एंट्री करने के लिए इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस है, जहां पर मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट लगातार बढ़ रही है। शुक्रवार को भी देखें तो करीब 90% थी, अब बढ़कर हो गई है 113%। निश्चित हो गया इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस बैन में आएगा। बाकी 3 स्टॉक पक्का बैन में आएंगे, एक की स्लाइड पॉसिबिलिटी है। आज रिजल्ट भी है ना बिल्कुल। हाँ सर, रिजल्ट से पहले, रिजल्ट के पहले बैन में सही है। ओके, और बाहर आने की तैयारी किस किस की है सर? डेल्टा कॉप है, GNFC, बलरामपुर चीनी और ABFRL भी पॉसिबल बॉर्डर पे है। तो जरा आइबुल हाउसिंग जहां आज थोड़ी मजबूती से ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं, एक बार बैन में जाने की तैयारी में। वागले साहब का वंस अपॉन अ टाइम फेवरेट रहा हुआ स्टॉक है। आजकल तो खैर देखते नहीं है वागले साहब, लेकिन जब जब हम पूछते तो मना भी नहीं करते हैं। सर बताएं जरा चार्ट्स, बैन में जाने वाला है तो बैन में जाने वाला है। दूसरा तो चार्ट्स में कुछ नहीं है, लेकिन वीक भी नहीं है। स्ट्रेंथ आएगी 115 के पार निकलने के बाद। 113.5 का भाव है, 115.16 निकलता है तो ये 120 122 तक जा सकता है। व्यू बायस तो पॉजिटिव है, लेकिन बैन में जा रहे हैं तो फिर डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं है। ओके, तो ये आपके लिए इंडिया बुल्स हाउसिंग। देखते हैं आज नतीजे कैसे आते हैं, संभावना है कल बैन में भी आ जाए। एक और स्टॉक जिसमें जबरदस्त एक्शन रहा, एक्चुअली सुबह से हम हाईलाइट कर रहे थे, अदानी ग्रुप शेयर। अनिल जी, अदानी एंटरप्राइजेस 20% के ऑलमोस्ट सर्किट पर है इस समय सर। गजब का एक्शन, जबरदस्त। सारे ग्रुप के शेयरों में आज भरपूर तेजी होती दिख रही है। सर्किट के आसपास काफ़ी मजबूत, मेरे ख्याल से वो फंड रेजिंग प्लान जो है, शायद वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन तक का इंतजार हो रहा था। अब आई थिंक वो फंड रेजिंग प्लान आपके सामने आते हुए दिखेंगे। इस वजह से स्टॉक में ज़्यादा एक्शन होता दिख रहा है। अंबुजा भी 5% 6% मजबूत है। बड़े दिनों बाद एक बढ़िया ब्रेकआउट अंबुजा ACC में भी आता हुआ दिख रहा है। बढ़िया एक्शन है। मुथूट भी आप देखिए, वो अपडेट लेना था सर आपसे। 1135 का हाई बना है, फिलहाल 1125 पर है। सारे टारगेट के तो काफी ऊपर है। बढ़िया बात दी पे 1055 का लो है। 1055 मौका मुथूट फाइनेंस सबको मिला है, ऐसा नहीं कि मौका नहीं मिला। और पूरा स्क्रीन पर बढ़ा तो आराम से आपको चांस मिला है। अब तो ठीक है, प्रॉफिट बुक करना ही चाहिए। अगर है प्रॉफिट बुक करें, हाँ बिल्कुल करना चाहिए। और अगर पोजीशन एंट्री मिल गई थी इसमें, एंट्री परफेक्ट दिए आपको, सबको दिए, बिल्कुल मौका दिया आज। ठीक है सर, चलिए जय के पास चलते हैं और लेते हैं जय का जैकपॉट। बताया जय। देख, मेटल्स में अच्छी तेजी आते हुए देखने मिल रही है, इसीलिए हिंडाल्को का जून सीरीज का कॉल ऑप्शन खरीदना है 410 के स्ट्राइक का। ये आपको मिलेगा 15 रुपये 90 पैसे से लेके 16 रुपये 20 पैसे के रेंज में। 15.90 16.20 ये रेंज में खरीदे। जून का 410 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन हिंडाल्को का। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा बाउंस आपको आते हुए देखने मिलेगा कुछ दिनों में। लगभग 425 तक के लेवल्स में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ स्पॉट में, और अभी 408 है। तो इसके टारगेट्स दीप ऊपर में निकल कर आ रहे हैं। 23.30 23 रुपये 30 पैसे का पहला टारगेट है।
29 रुपये का दूसरा टारगेट है। स्टॉप लॉस जो यहाँ पे दीप प्लेस करना होगा दैट वुड बी एट 13.20, 13 रुपये 20 पैसे के एक स्टॉप लॉस के साथ हिंडाल्को का 410 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदे। मेटल्स में सारा एक एक्शन देखने मिल रहा है, स्टार्टिंग यहाँ पे भी एक अच्छा खासा बाउंस बैक आते हुए देखने मिलेगा। पूरा स्पेस में आज बढ़िया बाउंस बैक है, बजिंग है और उसमें हिंडाल्को का कॉल ऑप्शन खरीदने की राय है जय की तरफ से 410 का कॉल। आइए फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। इवेंटफुल डे रहा है बाजार के लिए। निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर, बैंक निफ्टी 150 पॉइंट नीचे बंद हो रहा है। मेटल्स और आईटी यहां पर लीडरशिप थी, बट अदानी ग्रुप स्टॉक्स में भी जबरदस्त बाउंस बैक रहा। 20% ऊपर अदानी एंटरप्राइजेस, 6% ऊपर अदानी पोर्ट्स। डिवीज लैब में जबरदस्त खरीदारी रही है, के नतीजे ठीक ठाक थे इनके। 5% ऊपर अपोलो हॉस्पिटल्स में अच्छा एक्शन है। और फिर सारे आईटी काउंटर देखिए, टेक महिंद्रा, विप्रो, एचसीएल टेक, टीसीएस, इन्फी, जबरदस्त गेंस यहां पर आई है। मेटल्स में जेएसडब्ल्यू स्टील नंबर्स के बाद यहां पर भी 1.5% की तेजी। आईटीसी से सहारा मिला है 425 के लेवल पर 1% ऊपर। एलएनटी यहां पर एक बड़ा ऑर्डर में आया था, ये भी स्टॉक एक्शन में रहा। बाकी फार्मा भी अच्छे थे, सन फार्मा, सिप्ला दोनों में खरीदारी है। डॉक्टर रेड्डीज भी ठीक ठाक रहा। रिलायंस इंडस्ट्रीज आधा % ऊपर था। टाइटन, मारुति, यूपीएल और यहाँ पर भी आपने पॉजिटिविटी देखी है। वीकनेस, मामूली गिरावट। टॉप लूजर आपका हीरो मोटोकॉर्प है, 1% से कम नीचे, तो वो दिखा रहा है कि कितनी स्ट्रेंथ थी निफ्टी काउंटर्स में। आज 12-13 निफ्टी स्टॉक्स जो नीचे बंद हो रहे हैं, बट 1% से कम की गिरावट के साथ यहाँ पर आपको ट्रेड होते हुए दिखा है। वायदा कारोबार की तरफ आइए। अदानी एंटरप्राइजेज और पोर्ट्स के अलावा अंबुजा और एसीसी यहाँ पर भी आपने बढ़िया एक्शन देखा है। रैमको सीमेंट भी बजिंग था, यहाँ पर भी आपको मूव आती हुई दिखी है। पीरामल एंटरप्राइजेज लंबे समय बाद यहाँ पर एक्शन दिखा है, 3% ऊपर। आईआरसीटीसी में खरीदारी थी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स नंबर्स के बाद ये एक्टिव था। डिक्सन टेक नंबर से पहले यहाँ पर काफ़ी एक्टिविटी थी। बट सीमेंस, जहाँ पर फ्राइडे को खबर आ चुकी थी कि अपना गियर्ड मशीन्स का कारोबार बेच रहे हैं अपनी पेरेंट को, वहाँ पर आपने बड़ा डिस्काउंट देखा है, 8.5% नीचे। बाजार कह रहा है काफ़ी कम वैल्यूएशन पर ये डील आपने करी है। श्रीराम फाइनेंस, आईईएक्स, पीवीआर, एमसीएक्स, जेके सीमेंट, इंडस टावर्स, एचडीएफसी एएमसी और मनापुरम यहाँ पर भी आपने वीकनेस देखी है। बट ओवरऑल अनिल जी 100 पॉइंट सेंचुरी लगाकर, कल हमने 2 सेंचुरी देख ली थी, आज तीसरी सेंचुरी देख ली है। 18,300 के ऊपर निफ्टी बंद हो रहा है, पर 150 पॉइंट का कट 43,800 पर बैंक निफ्टी क्लोजिंग। तो सेंचुरी देखने की दीप की आदत पड़ी हुई है, जो आज भी दीप को देखने को मिल रही है। 100 पॉइंट ऊपर निफ्टी बंद होता हुआ, 235 पॉइंट ऊपर सेंसेक्स और 150 अंक नीचे बंद होता हुआ बैंक निफ्टी। आज की ये रही आपके लिए ट्रेडिंग का पूरा एक्शन। आइए बाजार बंद होने के बाद के एक्शन पर करते हैं फोकस। और पिछले हफ्ते ही WHO ने आर्टिफिशियल स्वीटनर यानी कि शुगर फ्री के खतरे के प्रति लोगों को अलर्ट किया था। इस मामले में फूड रेगुलेटर फसाई भी हरकत में आ गई है। फसाई ऐसे नियम कायदे बना सकती है जिसमें शुगर के नाम पर सेहत से खिलवाड़ करने वाले प्रोडक्ट्स पर नकेल कसी जा सके। आज शाम हम इसी पर करेंगे चर्चा, समझेंगे कि शुगर फ्री प्रोडक्ट से डायबिटीज़ और हार्ट संबंधी बीमारियों के अलावा और क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ऐसे प्रोडक्ट से कैसे बचें, और शुगर फ्री उत्पादों पर चेतावनी की लेबलिंग होनी चाहिए या नहीं। ऐसे कुछ सवाल है जिसका जवाब हमारे एक्सपर्ट से लेंगे। शुगर फ्री एक्शन में फसाई, ये हमारे आज के शो का नाम है। डॉक्टर अशोक झिंगन साहब होंगे हमारे साथ BNK मैक्स हॉस्पिटल से। डॉक्टर प्रतीत समदानी साहब होंगे हमारे साथ सीनियर फिजिशियन ब्रिज कैंडी हॉस्पिटल से। और श्रेया गोयल जी होंगी जानी मानी डाइटिशियन, हम उनसे भी करेंगे मुलाकात। आज शाम 6 बजे का ये विशेष शो बंसल जी का आदेश था इसी तरह के शोज का। हाँ बंसल जी, आपके आदेश पे ये वाला शो हो चुका है। हल्दी वाला हमें पता है, याद मत दिलाना, वो करेंगे। ये वाला हो चुका है, आई मीन होने वाला आज शाम को। नहीं अनिल जी, मेरा आदेश नहीं, मेरी अनिल जी रिक्वेस्ट थी, जनहित में रिक्वेस्ट थी। और ये तो अनिल जी आपने पहले भी, मतलब कि WHO की वार्निंग से पहले भी आपने सचेत करा था। और कुछ लोग ऐसे होते हैं अनिल जी जो समझते नहीं है, तो शायद इस शो के बाद वो भी थोड़ा समझे अनिल जी। बिल्कुल ठीक बात है। और हल्दी वाले मैटर पर भी हमारी टीम काम कर रही है, उस पर भी हम आपके सामने जरूर रखेंगे एक और शो। लेकिन फिलहाल अगर आपका विदेश जाने का कोई प्लान है और TCS के नए नियमों को लेकर आप टेंशन में, तो हम बताएंगे कि कैसे बजट में रहकर आप विदेश में खर्चों को मैनेज कर सकते हैं। मनी गुरु में देखिए शाम 6:30 बजे विदेश में वेकेशन का स्मार्ट प्लान, ये आज हमारी विशेष पेशकश है। हमारे साथ होंगे फिरोज अजीज साहब, डेप्यूटी CEO आनंदाटी वेल्थ से। सुनील गर्ग साहब, जाने माने टैक्स एक्सपर्ट, करेंगे आपसे मुलाकात। और रात 8 बजे हमारी प्राइम टाइम बुलेटिन इंडिया 360 डिग्री। जम्मू कश्मीर में आज G20 के टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की बैठक हो रही है और इस बैठक को लेकर पाकिस्तान चिढ़ा हुआ है। चीन, सऊदी अरब और टर्की जैसे देश इस बैठक में हिस्सा नहीं ले रहे हैं। आखिर क्यों इस बैठक को लेकर तिल मिलाए हुए हैं चीन और पाकिस्तान,
करेंगे इंडिया 360 डिग्री की कवर स्टोरी में विस्तार से बातचीत। ये बैठक भारत के लिए क्यों है महत्वपूर्ण, कश्मीर में बैठक, पाक को सबक शाम 8 बजे 7:56 पर। ये है आज का विशेष कार्यक्रम। और सुमित जी की फेवरेट आज क्लोजिंग आई है 18,314 पर 111 अंक ऊपर, पूरा एकदम लिफाफे लेवल भी, लिफाफे बहुत होते हैं लेकिन 111 जैसे लिफाफे की बात ही अलग है। क्यों लिफाफों में भी 111 की ज्यादा इंपॉर्टेंस है सुमित जी? हाँ जी, 101 111 दो की ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो 111 बढ़िया वाला लेवल आया है और 234 अंक ऊपर आपका बंद हुआ है। सेंसेक्स 84, बैंक निफ्टी सिर्फ 84 पॉइंट 150 पॉइंट नीचे दिख रहा था, तो रिकवर होकर जो क्लोजिंग में आपको सिर्फ 84 पॉइंट की कमजोरी बैंक निफ्टी में दिखेगी। ये है आज का विशेष आपका क्लोजिंग। आइए विदा लेने का वक्त है और कुणाल जी, राकेश जी, जय ठक्कर साहब, सुमित जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आशु सर, सचिन जी और जय ठक्कर साहब और वागिल साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारा साथ देने के लिए। हफ्ते के पहले दिन आज पिछले हफ्ते मुझे ऐसा लग रहा था काम ही कम किया है, ऐसा बिल्कुल फील नहीं आया। आज पहले दिन से ऐसा लग रहा है काम बहुत किया है सर। अच्छा ओके, लेकिन फिर भी कल सुबह आपसे किया नहीं, आप तो बोल भी नहीं सकते, फील आ रहा हो तो भी नहीं बोल सकते। ओके, तो कल सुबह आप सबसे अच्छा आशु सर, आपको पता है ना दीप गोवा जाकर आए हैं? अनिल जी आज ही मैंने सुबह पता जब सुन रहा था तो पता चला, अदरवाइज इतना डिस्क्रीटली गायब हुआ दीपांशु इस बार के बिल्कुल हवा तक नहीं लग गई थी। नहीं मुझे ये तो पता है गायब है, लेकिन मैंने भी नहीं पूछा था कि कहाँ जा रहे हैं एक्चुअली, आने के बाद ही मुझे भी पता चला। तो चलिए ये है आपके लिए आज का क्लोजिंग शो का समापन। कल सुबह आप सबसे होगी फिर मुलाकात। मुझे दीप को इजाजत दीजिए और